रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए बाजार सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने बनाए हैं आज ऐतिहासिक स्तर और बैंक निफ्टी पर दिखा है बड़ा ब्रेकआउट। बचाए आखिरी 1.5 घंटा डाउ फ्यूचर से सुस्त, रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर बंद होकर बाजार क्या कल के लिए भी एक मजबूत संकेत दे पाएंगे या फिर आखिरी घंटे में आएगी कुछ मुनाफा वसूली? लेंगे जवाब, करेंगे कल की तैयारी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, आज सुबह जो आप बात कर रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो हम निफ्टी के एक्सपायरी की रेंज के ब्रेकआउट की बात कर रहे थे वही हुआ। फाइनली नया हाई भी लगा है, 15,950 पहली बार निफ्टी ने छुआ है और 36,000 के भी बेहद करीब बैंक निफ्टी पहुंचते हुए दिख रहा है। कैसे समझे इस एक्शन को सर? बिल्कुल दीप एक्सपेक्टेड लाइंस पर है और इसलिए हम बार बार सुबह कह भी रहते कि अगर आप शॉर्ट करते हैं रेंज के बाहर किसी न किसी एक दिन निकलेगा तो वहां पर आपको न सिर्फ अपनी शॉर्ट काटनी है बल्कि डबल भी करना है ताकि आप शॉर्ट से कटकर लॉन्ग साइड पर आ जाए। एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ दिख रहा है। बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट आया है और उसकी लीडरशिप पूरी तरह से बैंकिंग और आईटी शेयरों से आती हुई दिख रही है। बैंकिंग शेयरों पर सबकी नजरें थी, अनएक्सपेक्टेड आईटी शेयरों ने जो जोश भराए और हर रोज देखिए एक आईटी शेयर कमाल करता हुआ दिख रहा है। आज के सेशन में अनडाउटेडली एचसीएल टेक का नंबर है, कल विप्रो ने ये कमाल किया। दूसरी तरफ से एक और बात जो इंटरेस्टिंग दिख रही है बाजार में, आप एक्सपेक्ट जहां से नहीं करते वहां से सपोर्ट आता दिख रहा है। आईटी से एक्सपेक्ट नहीं किया, वहां से आता दिख रहा है। एलएनटी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, 4% की बड़ी मजबूती एलएनटी में होती हुई दिख रही है और बाकी बैंक्स तो मजबूत है ही और मेटल थोड़े थोड़े फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर बाजार में ब्रॉड बेस तेजी है अच्छी। और आज की तेजी में सबसे बढ़िया कारण एक और ये है डीप कि अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट से कोई बहुत दमदार संकेत नहीं है। अमेरिका में हल्की फुल्की कमजोरी कल दिखी है। आज फिर से डाउ फ्यूचर 50-100 पॉइंट नीचे ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। सुबह से एक भी बार हरे निशान में दिखे नहीं। उसके बावजूद भारतीय बाजार अपनी मजबूती बरकरार रखने में कामयाब है। कल के सेशन में कैश मार्केट में फिर से एफआईज की बिकवाली के आंकड़े आए हैं, उसके बावजूद भारतीय बाजार अपना मोमेंटम बरकरार रखने में कामयाब है। तो आज की इस तेजी के पीछे दो बड़ी चीजें हैं दीप। एक हमारे यहाँ के एक्सपायरी की वजह से शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी, और दूसरा तेजी का मोमेंटम जो बना है। कल आपने एक बेहतरीन क्लोजिंग दी, तो इन दोनों के दम पर आप इतनी ऊंचाइयों पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और अच्छी बात ये सेक्टोरल रोटेशन बाजार में होता हुआ दिख रहा है। अच्छी बात यह भी है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अभी भी तेजी बनी हुई है, वहां पर किसी तरह की कोई समस्या कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ओवरऑल बढ़िया एक्शन है। आज बस आपको सिर्फ इतना ही चाहिए कि हरे निशान में बंद हो। अगर क्लोजिंग के लिहाज से देखें तो निफ्टी पर अगर 15,880 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, जिसकी संभावना पूरी है, तो एक रिकॉर्ड क्लोजिंग पर भी आप बंद होंगे। और बैंक निफ्टी अगर 35,771 के ऊपर बंद होता है तो इस रनअप की नहीं, लाइफ टाइम हाई में तो अभी वक्त है, लेकिन इस रनअप की नई क्लोजिंग पर बंद होता हुआ दिखेगा 35,771 के ऊपर, जो हमने 6 या 7 जुलाई को क्लोजिंग देखी उसके ऊपर जाने की तैयारी में। तो ओवरऑल बहुत अच्छा माहौल है। हाँ, ये जरूर है कि आज के हमारे जो निफ्टी के टारगेट थे 15,950 975 के आसपास वहां तक पहुंच चुका है, तो दिन के टारगेट से लगभग हासिल होते हुए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी का टारगेट 35,950 और 36,100 का है, तो 35,950 के टारगेट के लगभग वहां पहुंच चुका है। तो अब देखते हैं अगर अगले 1-1.5 घंटे में कोई करेक्शन मिलता है। डेटा भरपूर है, मेरी तैयारी भी है, तो फिर हम आराम से डेटा डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे भी क्या कुछ हो सकता है। तब तक आप ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर ले लें जी। बिल्कुल सर, तो शानदार एक्शन बाजार में, टारगेट्स भी हिट हो गए हैं। अब कैसी चाल रहेगी इस पर अनिल जी से राय लेंगे थोड़ी देर में। आइए आपको बता दें आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम इवेंट्स और आज की खबरों वाले स्टॉक्स। मानसी हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर? जी दीपांशु, गुड आफ्टरनून। निफ्टी में विप्रो और वायदा में एलएनटी इन्फोटेक के नंबर्स पर फोकस है। इसके अलावा बीएमएल में स्ट्रैटेजिक हिस्सा बिक्री पर आईएमजी की जो महत्वपूर्ण बैठक आज 3 बजे होने जा रही है, इस पर भी हमारी नजर है। कल वायदा बाजार में एचडीएफसी एएमसी और एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स के नंबर्स आएंगे। वहीं जोमेटो का आईपीओ कल बंद हो जाएगा, जिसका प्राइस बैंड 72 से 76 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। कल ही के दिन तत्व चिंतन फार्मा का आईपीओ खुलेगा। प्राइस बैंड इसका 1073 से 1083 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। जस्ट डायल कंपनी के नतीजे तो आएंगे ही, लेकिन साथ ही पूंजी जुटाने को लेकर भी सोच विचार किया जाएगा। गोल्ड बॉन्ड की चौथी किश्त की आखिरी तारीख कल होगी। इशू प्राइस जिसका 4,807 रुपए प्रति ग्राम तय किया गया है। एमएनएम फाइनेंस, सागर सीमेंट, वीएसटी इंडस्ट्रीज जैसे शेयर्स कल एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। शनिवार के दिन यानी 17 जुलाई निफ्टी में एचडीएफसी बैंक नतीजे जारी करता हुआ दिखेगा और रविवार के दिन कैश की एक कंपनी मंगलम सीमेंट के नंबर्स आते हुए हम देखेंगे।
ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों, कुछ अहम इवेंट्स जहां पर रखनी है आपको नजर। खबरों वाले शेयर्स के बारे में भी जान लेते हैं वरुण के साथ। गुड आफ्टरनून वरुण। गुड आफ्टरनून दीप। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दिखी, एमटीएनएल का जो एसेट सेल है उसका पहला चरण जो है उसमें काफ़ी हद तक तेजी लाई जाएगी और वसई हिल, मुंबई, मुलुंड, यहाँ सिम्फोली में करीब 36 एकड़ के जो लैंड है उसको बेचा जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट एमटीएनएल पे देखने मिला, जहाँ पे भरपूर तेजी, और एमएसटीसी पे भी इसका इम्पैक्ट देखने मिला। जुबिलेंट फार्मोवा, खबर ये है कि यूएस एफडीए से इस कंपनी को रुड़की के यूनिट के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है, तो उसके चलते स्टॉक में आज दबाव भी देखने मिल रहा है। कुछ नंबर्स आए हैं जिसमें एबी मनी मुनाफा जो है 3.7 करोड़ से बढ़ के 5.6 करोड़ पे आया है। क्यू नंबर्स बता रहा हूँ मैं आपको। आय जो है 49 करोड़ से बढ़ के 53 करोड़ के आसपास आई है। ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी एक छोटा स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यूज देखिए 66 करोड़ से बढ़ के 70 करोड़ के आसपास आई है। एबिटा फ्रंट पे कंपनी ने 1.9 करोड़ का लॉस किया है, पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था। हालांकि कंपनी को 9.9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि कंपनी का जो अदर इनकम है 2 करोड़ से बढ़ के सीधे 15.5 करोड़ के आसपास आया है। आरबीएल बैंक, ऑलमोस्ट मार्केट खुलते से ही ये खबर आई थी कि क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए वीजा के साथ इस कंपनी ने करार किया है। 8 से 10 हफ्तों में क्रेडिट कार्ड जारी कर सकती है ये कंपनी। सेल, यहाँ पे खबर ये आई है कि राकेश झुनझुनवाला ने जून क्वार्टर में इस कंपनी में अपना स्टेक बढ़ाया है। करीब करीब 1.39% उनका स्टेक है इस कंपनी में। अब 5.75 करोड़ शेयर जो है वो इनके पोर्टफोलियो में है, तो काफी हद तक इन्होंने सेल में खरीदारी की है। बीएलएस इंटरनेशनल, इस कंपनी के लिए खबर है कि देश भर में डिलीवरी सर्विस के लिए इसने फ्लिपकार्ट के साथ एक करार किया है। चेम्बॉन्ड केमिकल, यहाँ खबर ये है कि हाल ही में इस कंपनी ने एक सब्सिडरी को स्थापित की थी और उसको थाईलैंड से फॉरेन बिजनेस लाइसेंस मिला है, यानी कि काम चालू करने के लिए एक लाइसेंस मिल गया है। कोल्टे पाटिल, यहाँ कंपनी ने अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में प्लैनेट्स स्मार्ट सिटी के साथ 15,000 यूनिट बनाने के लिए एक करार किया है। कुछ ब्लॉक डील्स हुई है, उसमें धनी सर्विसेज में 10 लाख शेयर्स का सौदा हुआ है और EIH लिमिटेड में करीब 26 लाख शेयर्स के सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है वो तमाम खबरों वाले शेयर जहां पर दिखाया आज आपको भरपूर एक्शन। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और अब वक्त है कुछ बिगुल का। क्लोजिंग शो का पहला बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आपको मैंने कहते हुए सुना कि मेटल में अभी अभी मूव चालू हुई है, हल्की हल्की स्ट्रेंथ दिखती है, और मैं बिल्कुल यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि आईटी में ऑलरेडी मूव आ गई, तो अभी आईटी में थोड़ा सा लेट हो जाएगा। तो अभी हमको ये स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे जिसमें अभी मोमेंटम आना चाहिए, और जो आज और मतलब कल और मंडे को मूव आनी चाहिए, और मुझे मेटल में वो स्ट्रेंथ दिखती है। मैंने चूज किया है हिंडाल को। 400 का लेवल अभी अभी ब्रेक किया है, 401-401.50 का करंट भाव है। यहाँ पर लेंगे 397-397.50 का स्टॉप लॉस होगा, और कल तक या मे बी ऑन एन आउटर साइड मंडे तक मुझे 415, 417, 18 के लेवल्स दिखाई देते हैं। ओके, 415, 418 के टारगेट के लिए करें खरीदारी। वागले साहब की तरफ से हिंडाल्को में खरीदारी की राय। मेटल शेयरों पर नजर रखिए, भरपूर नजर रखिए, और नजर रखिए एक और शेयर पर जो बताने जा रहे हैं हिमांशु जी, उनके लिए बिगुल BTST का। बताएं हिमांशु जी। गुड आफ्टरनून सर। सर, मेटल्स के अलावा जैसा कि वागले जी ने कहा, एक और सेक्टर है जहां पर मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, वो है रियल एस्टेट। यहां पर हमने देखा है कि काफी अच्छी एक मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है, और यहां पर जिस स्टॉक पर मेरी नजर गई है वो है शोभा रियल्टी में। अनिल जी, हमने पिछले साल भी बहुत बड़े बड़े मूव्स पकड़े थे, और आज इस स्टॉक में एक बड़ा फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। बड़े टारगेट्स के लिए 645 से 650 के टारगेट्स के लिए शोभा रियलिटी में खरीदारी की राय है अनिल जी। काफी लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद यहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए नजर आया है। 595 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे अनिल जी, और 650 रुपए के टारगेट्स के लिए शोभा रियलिटी में खरीदारी की राय है। ओका शोभा लिमिटेड, ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय हिमांशु जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। 595 का लगाइएगा स्टॉप लॉस, और 650 का रखिएगा टारगेट। स्टॉक्स भरपूर एक्शन में है, चाहे वो मेटल्स हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे फिर IT शेयर हो, यहां पर भरपूर खरीदारी होती हुई दिख रही है। आइए इसी खरीदारी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं। जैन साहब, जरा राय दें अपनी रियल एस्टेट शेयरों पर। क्या आपको लगता है कि यहाँ मौका है? अब ये सेक्टर अब पिछले 4-5 दिनों से एक्शन में आया है, खरीदना चाहिए? यदि हाँ, तो क्या खरीदना चाहिए?
देखिए ओवरऑल तो रियल एस्टेट सेक्टर कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट होता हुआ दिख रहा है। पिछली बार भी जब सेकेंड वेव आने के पहले थोड़ी सी मतलब एक्शन था और काफी ट्रैक्शन दिखना भी शुरू हुआ था, बट ओवरऑल एक बार जब ये सेकेंड वेव आने के बाद एक बार लल पड़ी, फिर वापस से अब बाउंस बैक किया है। तो मुझे लगता है रियल एस्टेट स्टॉक्स में जिन्होंने निवेश कर रखा वो निवेशित रहना चाहिए उनको, और कहीं ना कहीं नीचे डिक्लाइंस आए तो एंट्री करने की कोशिश करें। पिछले 3-4-5 दिनों में काफी मूव आ चुका है। अब जैसे मेरे रडार पे अगर नॉर्थ इंडिया की स्टॉक्स में बोलो तो आशियाना हाउसिंग रडार पे रहता है, वहां पे ध्यान दे। अगर बैंगलोर बेस्ड कंपनीज की बात करें तो प्रेस्टीज एस्टेट बढ़िया लगता है, सुबह बढ़िया लगता है। बॉम्बे बेस्ड कंपनीज की अगर बात करें तो वहां पे ओबेरॉय बढ़िया लगता है। और जो आरईआईटीज है जिनको मैं बहुत ज्यादा मतलब अप्रिशिएट करता हूँ एज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो कि आरईआईटीज है, इनविट्स है, जिनके बारे में कम बातें करते हो, लोगों को पता भी नहीं होता और लोग इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं, बट हम हमारे क्लाइंट्स को एम्बेसी आरईआईटी में इन्वेस्ट करवा रहे हैं। सो सेफर बेट्स है, क्योंकि वहां पे रेंटल्स का एक अच्छा खासा एक इनकम का जरिया रहता है। 7 से 8% का यील्ड आ जाता है, और प्लस आपको अगर प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन आता है तो वो भी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी बन जाती है। सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश। मुझे लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए, और ये सारे स्टॉक्स जो बताए और आरईआईटीज इनको एक्सप्लोर करें। जैन साहब, एक बार आपने कहा था कि अगर पूरी पहाड़ी चढ़कर पहुंच गए मंदिर तक तो मूर्ति के दर्शन तो हो जाएंगे। तो अब हम एक और पहाड़ी चढ़ के आज 15,915 के ऊपर निकले हैं। 15,916 के ऊपर नया हाई बनाया है। तो क्या 16,000 के दर्शन हो जाएंगे? हो जाएंगे तो वो शुभ मुहूर्त कब है 16,000 के दर्शन करने का? आज, कल या अगले हफ्ते? इस शो में हो जाना चाहिए। 2:30 बजे अगर आपका कमेंट आ जाता है तो मुझे लगता है कि 2:30 बजे आप करवा सकते हैं, और पूरी कोशिश है कि इस शो में ही हो जाए, क्योंकि आज कटान भी है, थर्सडे है, तो पूरा मौका बना हुआ है। और आप सही याद करते हो कि भाई ऊपर इतनी देर चढ़े तो दर्शन हो जाए, क्योंकि 950 तो हो ही गया निफ्टी। 50 पॉइंट की बारी है, तो 2:30 बजे से 3:30 के बीच में मुझे लगता है कि एक्शन होना चाहिए। जिस तरीके से आईटी स्टॉक्स चले हैं, बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है उनके चार्ट पैटर्न्स बहुत बढ़िया बने हुए, और वहां पे माहौल अच्छा बना। और आज मैं सुबह सुन रहा था, शायद वागले जी बोल रहे थे या राकेश जी बोल रहे थे, आई कैन नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर, कि भले ही नैस्डैक चले या नहीं चले, डाउ जोन्स सपोर्ट करे या नहीं करे, बट बैंक निफ्टी जो, हाँ राकेश जी ने बोला था बैंक निफ्टी है, राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर में उन्होंने पहले भी बोला था, वैसा ही कुछ लगता है कि बैंक निफ्टी से पूरा धक्का लगेगा। और आज देखिए जो सोया हुआ शेयर है आईटीसी, वो भी एक माहौल बनाया हुआ है। एलएनटी जो कि वैसे थोड़ा सुस्त रहता है, वो भी आज माहौल बनाया हुआ है। एचडीएफसी एक मिनट नजर मत लगाओ। मैं तो जानबूझ के नाम तक नहीं ले रहा, देख तक नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से हिला है ऐसे, मतलब बहुत जल्दी नजर लगती है इसकी। 2-4 रुपए चलता है और सबको लगता है चलने लगे हुआ है। बोला पर सोया हुआ शेयर है, आप भी सोते रहो, इस शेयर को जगाओ मत। बिल्कुल कोई देखेगा नहीं, कोई बात करेगा नहीं। मैंने भी शुरुआत में जब कमेंट्री करा तो मैंने सिर्फ एलएनटी का नाम लिया। मैंने कहा भी नहीं कि आईटीसी 16,000 ले जा सकता है। वो अलग बात है, वो ले जाएगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो अलग बात है, ले जाएगा। बोलना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए 16,000 के दर्शन जैन साहब आज ही के शो में हो जाए तो आपके मुंह में घी और शक्कर, इसका मिश्रण तो हमेशा मिलता ही आया है। मेरी तरफ से उसमें थोड़े ड्राई फ्रूट्स और, तो चलिए मजा आएगा, आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो तैयार है बाजार कुछ और बड़े एक्शन के लिए, और इस बड़े एक्शन में उन शेयरों का पार्टिसिपेशन आता दिख रहा है जहां पर एक्शन अब तक हुआ है कम। इसी एक्शन को और बढ़ाने के लिए तैयार है आगे हिमांशु जी के लिए एक और बिगुल बीटीएसटी का। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, वागले जी ने मेटल्स का जिक्र किया, तो जब मेटल्स तेजी में है तो हम दिग्गज टाटा स्टील को कैसे भूल सकते हैं अनिल जी, जो स्टॉक ऑलमोस्ट हेलो ओके। लगता है थोड़ा सा हिमांशु जी का ऑडियो कट हुआ है। टाटा स्टील पर हिमांशु जी की तरफ से राय आने की तैयारी में हम थोड़ी देर में जुड़ेंगे उनके साथ और पूछेंगे भी कि टाटा स्टील पर क्या कुछ पसंद आ रहा है। लेकिन हिमांशु जी को टाटा स्टील खरीदने का मन है, इतना तो हमें पता चल ही गया है जितना उन्होंने बात की है उससे। तो अब आगे देखते क्या कुछ हुआ। आइए, एक्शन भरपूर है स्टॉक्स में, जो तेजी बनती हुई दिख रही है उन्हीं पर फोकस किया जाए। कौन कौन से स्टॉक्स आगे बढ़िया दिख रहे हैं। सीडीएसएल भागते भागते 1400 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। जैन साहब सीडीएसएल पर दीजिए अपनी राय। जैन साहब आप क्यों म्यूट करके बैठे हो? सर सॉरी। हाँ,
सॉरी हाँ, मुझे भी किरण जी वाला, वो किरण जी की किरण पड़ गई है मेरे ऊपर। तो एनीवेज मैं यही कहूंगा कि सीडीएसएल 40% रिटर्न दे देगा। जो स्टॉक 190 से 1000 रुपया हुआ था तब तक 5 गुना हो चुका था, और वहां से 40% पिछले 14-15 दिनों में, आई थिंक हमने इसी शो में 14 दिन पहले बात की है, लास्ट थर्सडे टू थर्सडे, और वहां से इतना चला। और ये कुछ तो एक्सचेंज इकोसिस्टम में और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एनएसडीएल एनएससी का आईपीओ को लेकर भी कुछ माहौल बना हुआ है, कुछ जो अकाउंट ओपनिंग हो रही है वो जबरदस्त हो रही है, कुछ म्यूचुअल फंड्स में जो एसआईपीज के नंबर्स है वो जबरदस्त हो रहे हैं। सो ब्रोकिंग स्टॉक्स तो जबरदस्त चल ही रहे हैं, सीडीएसएल चलना ही है, कैम्स अच्छा चल रहा है। इवन एमसीएक्स जो कि टेक्निकली भी वीक लग रहा था, हालांकि मेरा तो फेवरेट है, मुझे तो वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स है, वो भी कल बहुत अच्छा मूव दिया और अपने अच्छे लेवल्स पे आ गया। मुझे लगता है कि उन स्टॉक्स पे भी दे। आईएक्स बहुत बढ़िया चल रहा है, बीएसई वापस से वो भी जबरदस्त, हम रोज डिस्कस करें और आपका तो फेवरेट है ही है, वो भी चल गया। सो ओवरऑल एक्सचेंज इकोसिस्टम को प्लीज अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, ये बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पे है एज कंपेयर टू अदर जो डॉट कॉम्स और जो अदर ऑनलाइन बिजनेसेस है। ये भी कोई कम ऑनलाइन बिजनेसेस नहीं है, और यहाँ पे डिजिटलाइजेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा हो चुका है। तो आई एम वेरी बुलिश, मुझे अभी भी बहुत सस्ते लगते हैं सारे स्टॉक्स, और ब्रोकिंग स्टॉक्स पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जो कि 400 के लेवल्स पे रेकमेंड किया, 700 के लेवल्स है, वहां पे अभी भी दम कम बहुत लगता है। एंजल ब्रोकिंग बहुत बढ़िया, इवन 5paisa.com सारे अच्छा कर रहा है, आईएफएल सिक्योरिटीज, जेएम फाइनेंशियल, इन सब पे नजरें बनाए रखनी चाहिए। ओके तो ये है आपके लिए सारे ब्रोकरेजेस पर राय जैन साहब की तरफ से आती हुई। हिमांशु जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हिमांशु जी बताएं, टाटा स्टील कुछ आप खरीदने की राय दे रहे थे। जी अनिल जी मेरा मानना है कि टाटा स्टील यहाँ पर नए हाइज पर पहुंच चुका है, और 1300 रुपए के टारगेट्स मेरा ऐसा मानना है कि आज या कल के सेशन में यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस तेजी को खेलने के लिए अनिल जी 1250 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी अनिल जी, जो कि लगभग 37-38 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। यहाँ पर 30 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएंगे अनिल जी, 60 रुपए का पहला टारगेट और 72 रुपए का दूसरा टारगेट अनिल जी यहाँ टाटा स्टील की 1250 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदारी करके की राय रही। ओके तो टाटा स्टील नजर रखिए 1300 की तरफ अब जाने के लिए तैयार है। मेटल काउंटर्स में फिर से तेजी बनती हुई दिख रही है और यहां से मोमेंटम बढ़ रहा है। मिंदा कॉप पर भी रखिए नजर, खबर आ रही है एलआईसी ने हिस्सेदारी यहां पर बढ़ाई है। 47.65 लाख शेयर्स एलआईसी ने कंपनी के खरीदे हैं। ये ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का अपडेट है, पिछले क्वार्टर का अपडेट है, और 2% हिस्सेदारी एलआईसी ने मिंदा कॉप में खरीदी है। मिंदा इंडस्ट्रीज मिंदा कॉप दोनों ही मोमेंटम में रहे हैं और एलआईसी के हिस्सा खरीदने की खबर इस समय आपको आती हुई दिख रही है। तो नजर रखिए, मिंदा कॉप भी स्पाइक कर रहा है ट्रेड में इस समय। आइए सुमित जी अपनी एक कॉल देने के लिए तैयार हैं बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, जो स्टॉक मेरे रडार पे आया उसका भी भाव चल रहा है 305 रुपया, 305 रुपया 40 पैसा। स्टॉक का नाम है प्रेस्टीज एस्टेट, जिसका सिंबल है प्रेस्टीज। ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, स्टॉक तेजी के ट्रेंड में है। पिछले 3 दिनों से एक अच्छा मूव दिखा के छोटा सा करेक्शन दिखाया और अब वापस से यू टर्न ले रहा है। तो प्रेस्टीज एस्टेट के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें, स्टॉप लॉस छोटा सा 300 रुपए के नीचे का लगाए, 300 का स्टॉप लॉस। और यहां से मेरे को लग रहा है कि प्रेस्टीज एस्टेट के अंदर एक मूव बनेगा जिसके अंदर ऊपर में इमीडिएट टारगेट बनेंगे 314 रुपए के, और 314 रुपए के लेवल अगर टूटे तो 325 रुपए तक का मूव भी प्रेस्टीज के अंदर देखने को मिल सकता है। खरीदारी करें प्रेस्टीज को यहाँ पे सीएमपी पे। जस्ट रैली का अभी शुरुआत हो रहा है, 300 का स्टॉप लॉस लगाना है, 314 से 325 के टारगेट 2 से 3 दिनों के अंदर स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। ओके तो ये है आपके लिए प्रेस्टीज शेयर पे खरीदारी करने की राय। 300 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस 314 325 के टारगेट के लिए। बिल्कुल अगला कुणाल जी राकेश जी के लिए स्पेशल पिक का, आजकल स्पेशल पिक दे रहे हैं कुणाल जी राकेश जी। अच्छा ओके बताएं सर। अनिल जी देखिए, स्पेशल पिक स्पेशल है बिल्कुल, क्योंकि देखिए अनिल जी स्टॉक भी विशेष है। ये स्टॉक है MCX। अनिल जी जिस तरह की तेजी चल रही है पूरे एक्सचेंज स्पेस में, BSE को आपने रॉकेट बना रखा है और अब बाकी है बारी है MCX की, जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। MCX भी उसी रफ्तार से भागेगा जिस रफ्तार से BSE भाग रहा है। इन स्तरों पर MCX खरीद करके चलना है। ओवर टू राकेश।
अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट है, 1630 1630 का स्टॉप लॉस है, 1800 का पहला टारगेट, 1840 का दूसरा टारगेट है। काफी समय से ये स्टॉक साइडवेज था। अब जिस तरीके का ब्रेकआउट है, बड़े टारगेट्स के लिए एमसीएक्स पे खरीदारी की राय है। इसके साथ साथ अनिल जी आपसे ना दो सवाल है अनिल जी, टू इंटेलिजेंट क्वेश्चंस हैं, तो बारी बारी करके पूछ रहा हूं अनिल जी। देखिए अनिल जी, ये जो स्पेस है, जैसे सीडीएसएल पहले भागा, फिर बीएससी भागा, सारे ब्रोकिंग स्टॉक्स भाग रहे हैं, तो अनिल जी पहला सवाल ये है, जो रैली जो अब एक्सचेंजेस से शुरू हुई, ब्रोकिंग स्टॉक्स पे आई, क्या ये रैली अनिल जी अब ये जो सेगमेंट है ये एक्सटेंड होगा एएमसी स्टॉक्स की तरफ? निपॉन एसेट मैनेजमेंट और एचडीएफसी एएमसी भी क्या इस तरीके का कमाल करने का पोटेंशियल रखते हैं? एक सवाल तो ये अनिल जी, उत्तर के बाद आपसे दूसरा सवाल भी पूछूंगा। 100% बिल्कुल कर सकते हैं, और बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं। आपका जो एकदम लॉजिक है परफेक्ट है। बीएफएसआई, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस और उसमें म्यूचुअल फंड और जोड़ दीजिए, ये सारे के सारे बहुत मजबूत दिख रहे हैं। ये तो अभी इनमें नए लेग की शुरुआत हुई है। ये जो बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया ना पिछले 1-2 दिनों में, जिसके पीछे मार पीट के पड़े हुए थे सुमित जी, लगातार बैंक निफ्टी का कॉल बाय करवा के पार होगा, लो जी हो गया। तो ये तो अभी देखो, देखे जाओ आप, अभी तो चलेगा 37,300 37,700 ये हाई है, लाइफ टाइम हाई। बैंक निफ्टी ने अभी तक लाइफ टाइम हाई नहीं बनाया है, निफ्टी कई बार बना चुका है, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड। तो देखिए आगे होगा। तो बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं, सोच एकदम परफेक्ट है आपकी बंसल जी। म्यूचुअल फंड स्टॉक्स भी मजबूत दिख रहे हैं जी। अनिल जी दूसरा भी एक सवाल है आपसे। पूछो। नहीं अनिल जी, दूसरा सवाल ये है अनिल जी कि ये जो आईटीसी में अनिल जी एलआईसी का जो आईपीओ आना है, तो ऐसा भी अनिल जी को प्रवाद आना है कि एलआईसी को अपना स्टेक जो आईटीसी के अंदर है वो 15% से कम पे लेके आना होगा। और अनिल जी इसके बाद एक सवाल और भी पूछूंगा आपसे, तो अनिल जी इसको भी प्लीज चेक कीजिए। आईटीसी तो सुर्खियों में है, अगर एलआईसी को अगर कोई ऐसा रेगुलर ऐसा कोई मतलब कि कोई नियम है तो फिर तो आईटीसी में सेलिंग आएगी। ऐसा कोई नियम है कि आईटीसी के अंदर एलआईसी को आईपीओ लाने से पहले स्टेक 15% से कम करना होगा? पता नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। शायद एग्जम्पशंस हैं, मतलब वो साइज के हिसाब से, बट आई एम नॉट श्योर, तो मुझे आइडिया नहीं है। और अगर हो सकता है, देखिए आपने पॉइंट अच्छा वैलिड लिया, अगर आईटीसी पूरी तेजी में नहीं चला तो हो सकता है कि कुछ लोगों को पता हो कि आईपीओ के पहले अगर एलआईसी को निकलना है तो वो एक जो सेलिंग प्रेशर रहता है ना कि बड़ा सेलिंग आना है, जब तक वो ना हो तब तक स्टॉक नहीं चलता है। संभव है, मुझे एग्जैक्टली सीरियसली मुझे इस बारे में पता नहीं है, तो मेरे लिए कमेंट करना उचित नहीं होगा। लेकिन मुझे एक चीज पता है, और वो ये है, अब बार बार आप और जैन साहब और सब मिल के बार बार अगर ऐसे करेंगे ना तो फिर क्या है, वो मुंह से निकल ही जाता है। 206 रुपए में आईटीसी ब्लाइंड बाय है, ये मुझे पता है। 206 रुपए में बेचकर आप ज्यादा नहीं कमा पाओगे, खरीद कर ही ज्यादा कमा पाओगे, ये बात पक्की है। तो और हो सकता है बेचकर आप 10 रुपए कमा ले, 15 कमा ले, 25 कमा ले, 170 आ जाए, 160 आ जाए, 180 आ जाए, 190 भी हो जाए। उससे ज्यादा तो खैर खराब 7,500 की निफ्टी में भी नहीं हुआ। लेकिन ये चीज पक्की है, अगर कुछ अच्छा हो तो स्काई इज द लिमिट। जो आपने किसी जमाने में वो देखा था ना, रिलायंस में 3-4-5 साल के कंसोलिडेशन के बाद कोई लीवर में 4-5 साल तक कुछ नहीं गया, हाँ 7-7 8-8 साल तक कुछ नहीं गया। आईटीसी का भी वक्त आएगा, कोई बात नहीं, आएगा, कभी तो आएगा। जिसको पेशेंस है उसके लिए ठीक है, बाकी जिन्हें रोज भाव देखना है उनके लिए तो फिर बहुत सारे मौके हैं उनका। हाँ ये जरूर है, आईटीसी एक ऐसा शेयर जो आपको फ्रस्ट्रेट जरूर करेगा। रोज आपको लगेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये नहीं वो ले लेता तो ठीक, वो नहीं वो ले लेता तो ठीक। तो वो अपना अपना इन्वेस्ट करने का तरीका है, माइंड सेट है, रिस्क लेने की कैपेसिटी। लेकिन अगर आप सच्चे इन्वेस्टर हैं तो फिर भूल जाइए, लेके शांति से बैठिए जी। सेटिस्फाइड है बंसल जी एकदम? नहीं अनिल जी, मोर देन सेटिस्फाइड हो। चलिए, तो ये है आपके लिए इस वक्त पूरा का पूरा आईटीसी पर। दीप ने कुछ डेटा निकाले। दीप, कितनी होल्डिंग है एलआईसी की, एक बार जरा देखिए। अनिल जी फिलहाल 16.25% होल्डिंग है एलआईसी की, और बाकी इंश्योरेंस कंपनीज को भी पसंद है। जीआईसी की लगभग 0.25% है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस की 1.5% है, और ओरिएंटल इंश्योरेंस की भी तकरीबन 1% से थोड़ी ज्यादा है। तो वैसे तो फंड्स की काफी फेवरेट है, और उसमें से एलआईसी की अगर आप देखें तो 16.25% की शेयर होल्डिंग फिलहाल है। ओके, लेकिन आईटीसी में क्या हो रहा है?
एक इंटरेस्टिंग रिसर्च की है हमारी टीम ने, और वरुण हमारे साथ है इस वक्त। और अगर वरुण साथ है तो वरुण को जोड़िए, जरा पूछते हैं क्या इंटरेस्टिंग रिसर्च, क्या इंटरेस्टिंग डेटा वरुण के पास है। वरुण जरा बताइए तो। देखिए अनिल जी, दरअसल मैं म्यूचुअल फंड्स के डेटा देख रहा था और ये देख रहा था कि कौन से स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स ने जून के महीने में खरीदारी की है। और उसमें जो दूसरा सबसे बड़ा नाम है जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है वो आईटीसी का निकल के आया है। करीब 1200 करोड़ के आसपास की खरीदारी जो है म्यूचुअल फंड्स ने आईटीसी में जून के महीने में की है। लिस्ट मेरे पास काफी लंबी, आप चाहे तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ, आईटीसी एक स्टॉक है जहाँ पे 1200 करोड़ के आसपास की खरीदारी सिर्फ जून के महीने में हुई है म्यूचुअल फंड्स द्वारा। वाह, चलिए, तो आईटीसी 1275 करोड़ के टीवीएस मोटर्स और 1210 करोड़ का आईटीसी खरीदा गया है। तो कमजोर लोग फ्रस्ट्रेट होकर बेच रहे हैं, मजबूत फंड्स के पास आईटीसी जाता हुआ दिख रहा है। अब की बार 16,000 पार आईटीसी और एलएनटी के भरोसे ही होगा, ऐसा जैन साहब का कहना है। भाई हमने नहीं कहा, जैन साहब ने ऐसा कहा है। अच्छा, बाकी क्या कुछ एक्शन हुआ है म्यूचुअल फंड का, जरा वरुण वो भी बताइए पूरा। डेफिनेटली अनिल जी, अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम में देखेंगे तो कुल निवेश जो है वो 9,235 करोड़ से घटकर 4,609 करोड़ पे आया है। बेसिकली जो रिडम्पशन ज्यादा हुए हैं उसके वजह से नेट इनफ्लो जो है उसमें कमी आई है। और जिन स्टॉक्स में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है उसके ऊपर नजर डाला है तो जैसे कि मैंने बताया कि आईटीसी में 1200 करोड़, टीवीएस मोटर्स में करीब 1275 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे 1000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी हुई है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, एसबीआई लाइफ और एसबीआई कार्ड्स, माफ कीजिएगा, और टेक महिंद्रा में करीब 800 से 900 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे बिकवाली भी की गई है, उसमें एक इन्फोसिस का नाम आ रहा है जहाँ पे करीब 3000 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है। इसके अलावा ओएनजीसी और एनटीपीसी में 600 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई है। तो 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे भारी भरकम बिकवाली हुई है, लेकिन काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं और खासकर कंजम्पशन से रिलेटेड कुछ हद तक स्टॉक्स है जहाँ पे फंड जो है खरीदारी कर रहे हैं। टीवीएस मोटर्स और आईटीसी इनमें से टॉप बेट्स हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त म्यूचुअल फंड्स की तरफ से एंट्री और एग्जिट। टीवीएस मोटर्स, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, ये तो तीनों ठीक लिए, लेकिन इन्फोसिस बेच के गलती तो नहीं कर दी इन्होंने। चलो देखते हैं इन्फोसिस के में क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल इन्फोसिस से एग्जिट हुए हैं। ओएनजीसी, एनटीपीसी तो समझ में आता है कि सरकारी कंपनियों में तो जब भी तेजी आती है तो ये बेचने के मूड में रहते हैं। इन्फोसिस बेचना कहीं गलत ना हो जाए भाई। चलिए आइए इस वक्त बढ़ते हैं आगे, और फटाफट एक बिगुल है हिमांशु जी के लिए, और उसके बाद सिटी साहब कार्यक्रम में होंगे शामिल। हिमांशु जी के लिए बिगुल स्पेशल पिक का, बीटीएसटी नहीं है, स्पेशल पिक। हिमांशु जी फॉर्म में आ रहे हैं, स्पेशल पिक, वेरी गुड। हिमांशु जी, ये जो स्पेशल पिक का आपने बिगुल बजवाया, जो कोई स्पेशल हो तभी बजवाने का, ऐसा ये बंसल जी और राकेश जी या किरण जी को देख के स्पेशल पिक के ऐसा नहीं कि इसमें कुछ मतलब खास है, वो खास बात हो तो यार बोलना तो है ना कुछ खास जो शेर आप बता रहे हैं उसमें। अनिल जी बिल्कुल, स्टॉक भी खास है। और उससे पहले अनिल जी, ये जो फॉर्म में आने का रीजन है वो आपका सपोर्टिव नेचर है अनिल जी। जो फ्री हैंड आप अनिल जी यहाँ पर देते हैं अपनी जो भी जिस तरह का ब्रेकआउट्स हम लोग टाइम पर पकड़ पाते हैं, उसके लिए जिस तरह का फ्री हैंड आपकी तरफ से मिलता है, उसके चलते ही अनिल जी थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। और अनिल जी, ये जो स्पेशल पिक है अनिल जी, ये है हिंदुस्तान जिंक में। अनिल जी जाना माना नाम है, इंडिया का ओनली इंटीग्रेटेड माइनर है जो कि लेड, जिंक और सिल्वर की माइनिंग करता है, और जिंक में 77% का मार्केट शेयर माइनिंग में इंडिया का इसका है। अनिल जी, मई के महीने में 18 मई को स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था जो कि अपनी कंसोलिडेशन जोन से यहाँ पर निकला था, और उसके बाद अब तक लगभग 1.5 से 2 महीने में एक बहुत शांत तरीके से साइडवेज कंसोलिडेशन स्टॉक ने दिखाया। आज जिस हिसाब का अनिल जी यहाँ पर जो वॉल्यूम एक्टिविटी और जो प्राइस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि ये स्टॉक निफ्टी के साथ साथ अपना नया हाई बनाने को तैयार है। और अनिल जी यहाँ पर इस स्टॉक में बड़े वाले टारगेट्स, करंट भाव 344-345 रुपए का था अनिल जी, 375 रुपए का पहला टारगेट और 400 रुपए तक के टारगेट्स के लिए अनिल जी हिंदुस्तान जिंक को मिस नहीं करना है। बहुत ही अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड है, चार्ट्स पर बहुत अच्छी शानदार एक साइडवेज कंसोलिडेशन स्टॉक ने लगभग 2 महीना पूरा की है। और जिस हिसाब से मेटल्स में, बेस मेटल्स में अक्रॉस एक रिकवरी देखने को मिली है, उसका फायदा इस स्टॉक में आते हुए देखने को मिलेगा। तो हिंदुस्तान जिंक में अनिल जी यहाँ पर खरीदारी की राय है। 330 रुपए के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। 375 और 400 रुपए तक के टारगेट्स अनिल जी आते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ अनिल जी एक और बात,
फिर से मैं आपके एक बार याददाश्त को लिए सर अनिल जी सलाम है। सुबह मैं आपका शो वॉच कर रहा था और स्पेंसर रिटेल का आपने जिक्र किया था अनिल जी, जो आपने थोड़े दिन पहले अपना जी एसआईपी जी स्टॉक जी भी दिया था और मेरी तरफ से उसमें स्पेशल पिक भी कुछ दिन पहले आई थी। तो वहां पर भी अनिल जी एक शानदार 10% का करेक्ट। रनअप देखने को मिला। आपने बिल्कुल सही समय पर उसको रिकॉग्नाइज किया और मेरा भी नाम लिया उसमें। तो मुझे लगता है वहां पर भी अनिल जी अभी तो मूव शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में और ऊपर के टारगेट्स वहां पर भी आते हुए देखने को मिलेंगे। अभी तो आपकी भी शुरुआत हुई है। आपको मैं कितना ट्रैक करता हूँ स्टॉक्स के साथ साथ एनालिस्ट को, अब धीरे धीरे आपको पता चलेगा। बंसल जी मेरे से इसीलिए तो डरते हैं इतना कि उनको पता है कि मुझे सब पता रहता है किसी एनालिस्ट ने कौन सा स्टॉक कब रिकमेंड किया। बाकी ऐसे बाकी नहीं डरते सब लोग, उनको मालूम है कि मेरे पास रिकॉर्ड सब लोगों का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सेठी साहब से करते हैं मुलाकात। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। सेठी साहब स्वागत है आपका। जिस तरह का मूड माहौल है अब इस वक्त, तो आप है ना कैश के भी दे सकते हैं, फ्यूचर्स के भी दे सकते हैं, सारे दे सकते हैं। मतलब आपके लिए इससे बढ़िया पिच मिलेगी नहीं बैटिंग करने के लिए, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। नहीं, पिच बिल्कुल एकदम बेहतरीन। तो लगाओ फिर चौके छक्के के लिए। अनिल जी कल वाला स्टॉक देखिए ना, सायंस कल मैंने 860 में रिकमेंड किया था और आज के हाइज क्या है? यस, होल्ड योर ब्रेथ। आज के हाइज है 995 रुपए के, 150 130 रुपए बढ़ गया कल से और अभी भी 950 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। माय गॉड, अमेजिंग, क्या बात है, क्या गजब का भागा। मैं सुबह याद कर रहा था आपको, बाद में अभी जब आप आए तो मैं हिमांशु जी के साथ बातों में खो गया था, लेकिन क्या गजब का कॉल, वाकई में लाजवाब। कैश मार्केट के स्टॉक में तो सेठी साहब का कोई मुकाबला ही नहीं है। बताएं सर, आज क्या इरादा है? अनिल जी आज दो स्टॉक खरीदारी करनी है, एक कैश मार्केट का और एक F&O का है। पहले कैश मार्केट का स्टॉक के साथ शुरू करता हूँ अनिल जी। देखिए 3 सेक्टर बाजार में धूम मचा रहे हैं। आप भी रेगुलर इंटरवल पे आपने टेक्सटाइल सेक्टर को के बारे में बोला, टेक्सटाइल स्टॉक्स भी बहुत चल रहे हैं। फिर रियल एस्टेट स्टॉक्स में भयंकर तेजी है और अब मिड कैप आईटी जो सेक्टर है जिससे कल मैंने साइंट को पिक किया था, वहां पे एक दमदार तेजी है। माइंट्री के नतीजे ने पूरा एक माहौल ही बदल दिया है मिड कैप आईटी के लिए। और कल जो L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज के नतीजे आए उसके बाद उसमें भी जो तेजी हुई, तो ऑल इन ऑल पूरा मिड कैप आईटी सेक्टर अच्छा कर रहा है। और वहीं से आज एक स्टॉक वापस रेकमेंड कर रहा हूँ। कंपनी का नाम है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड। ये 411 के लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सीके बिरला ग्रुप की आईटी सर्विसेज की कंपनी है जो कि मेनली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी और एंटरप्राइज सॉल्यूशंस में के सेगमेंट में काम करती है। हाई ग्रोथ सेक्टर है। कंपनी ने हाल ही में एक यूके की कंपनी के साथ भी उनके लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेस्ड साइबर रेगुलेटरी रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भी करार किया है। सॉलिड फंडामेंटल्स है। मार्च क्वार्टर में 98 करोड़ का पैट डिक्लेयर किया जो कि पिछले साल सिर्फ 69 करोड़ था। एक जीरो डेट कंपनी, बहुत ही सॉलिड कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है। और FISDI जिसमें 34% ओन करते हैं, जिसमें नाम देखेंगे तो L&T, निप्पॉन, IDFC, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। मुझे लगता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में करंट लेवल्स पे जो 411 के लेवल्स पे खरीदना चाहिए। शॉर्ट टर्म में 435 के टारगेट है और 395 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 395 का स्टॉप लॉस और 435 के टारगेट के लिए बिरला सॉफ्ट में खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। और सेठी साहब के स्टॉक्स तो कैश मार्केट के आपको पता ही है धुआंधार प्रदर्शन करने वाले हैं, आप देख ही सकते हैं। सेठी साहब F&O वाला स्टॉक भी आज? हाँ अनिल जी, आज एक F&O वाला स्टॉक है और आपका प्रिय स्टॉक है अनिल जी। तो बताओ। स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स जो कि जुलाई फ्यूचर्स अभी 311-12 के लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इस स्टॉक को अनिल जी खरीदना है करंट लेवल्स पे। बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। सॉरी अनिल जी, कुछ बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाटा मोटर्स के लिए। हाँ बिल्कुल अनिल जी, ये एक देखिए कंपनी सॉलिड है। हाल ही में हमने इसको 350-60 के लेवल से करेक्ट होते हुए देखा जब ये खबरें आई कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज के कारण इनके थोड़े प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। फिर JLR ने क्लैरिफिकेशन भी दिया और उसके बाद स्टॉक रुकावट, इसकी जो गिरावट है वो थम गई, बट स्टॉक चला नहीं। अब ये चलने के लिए बिल्कुल टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। और बाकी अनिल जी देखिए डोमेस्टिक सेल्स के जो नंबर्स मंथ ऑन मंथ आए हैं, सबसे इंप्रेसिव नंबर्स विद इन द पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट आजकल टाटा मोटर्स के आ रहे हैं। हर तरह से कंपनी में एक टर्न अराउंड देखा जा रहा है। टाटा ग्रुप का पूरा फोकस है डेट को कम करने में।
तो ये F&O का स्टॉक इसको बिल्कुल खरीदना है। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में 320 के लेवल्स देखे जा सकते हैं और 305 का स्टॉप लॉस रखना है अनिल जी। ओके, तो 320 का टारगेट, 305 का स्टॉप लॉस। वायदा कारोबार से टाटा मोटर्स फिर से मोमेंटम में आएगा, डेज हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। और बिरला सॉफ्ट मिड कैप आईटी में तो जबरदस्त एक्शन है। साइंट सिटी साहब के पिक ने किया है कमाल। अब रखिए नजर बिरला सॉफ्ट पर। शुक्रिया सिटी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। आइए चलते हैं अनिल जी के पास इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, ग्लोबल क्यूज थोड़े वॉलेटाइल फिर से आपको दिख रहे हैं। कल भी हम इस समय देख रहे थे डाउ फ्यूचर्स सुस्ती में थे। अभी थोड़ी देर पहले 2 घंटे पहले अगर आप देखें तो डाउ पर लगभग 150 पॉइंट्स की गिरावट थी। फिलहाल आप देखें तो 75 पॉइंट्स की गिरावट है। थोड़ा सुधरे हैं बट हल्की सुस्ती है। नैस्डैक फ्यूचर्स एक बार फिर से मजबूती दिखा रहे हैं और आधे % की तेजी यहां पर बनती हुई दिख रही है। 15,000 से ज्यादा दूर नहीं है। वहीं यूरोप में सुस्त कारोबार है। जर्मनी में आधे % की गिरावट है। यूके और फ्रांस एकदम सपाट ट्रेड कर रहे हैं। और एशिया की बात करें तो चीन, हांगकांग, जापान, चीन और हांगकांग माफ कीजिएगा, यहां पर पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड दिखा। जापान थोड़ा सुस्त था। तो ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक है, कोई भारी गिरावट नहीं है बट हल्की नरमी आज भी दिख रही है। सर क्या करना चाहिए? दीप, ये तो आपका और मेरा जॉब है, हमारी नौकरी है ये सारे ग्लोबल मार्केट्स को देखने की, ट्रैक करने की, सारे इंडेक्स देखने की, इसलिए हम देख रहे हैं। बाकी एक्चुअली बताओ ना, जैन साहब बता सकते हैं, जैन साहब से कंफर्म कर लेते हैं। बहुत कम ट्रेडिंग सेशन ऐसे होते हैं हमारे बाजारों के जब बाजारों में इतना एक्शन होता है, ऊपर से हफ्ते की एक्सपायरी का दिन, कि मतलब कोई आदमी है ना देखता ही नहीं कि डाउ में, अनलेस कि कोई ऊपर नीचे बहुत बड़ा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर इधर उधर देखो 2-4 स्टॉक 5-10% ऊपर नीचे हो जाते हैं। थोड़ी देर इधर देखो हिमांशु जी के 2-4 स्टॉक 10% ऊपर नीचे हो जाते हैं। सुमित जी जिस तरह से एक्शन में, तो आज भी मार्केट वैसा ही है एग्जैक्टली। मतलब इतना एक्शन है कि ये तो आपने बोला तो बताया, अच्छा हाँ डाउ भी तो देखना है ना, भूल गए 2:30 बजे डाउ भी तो देखना है। जैन साहब ऐसा ही मामला है कि नहीं आज के सेशन में, बताइए। बिल्कुल अनिल जी, मैं तो इनफैक्ट आज सुबह तो चलिए हैंडसेंग भी बढ़िया था और आज तो ये मार्केट्स भी अच्छे हैं, बट ओवरऑल हमें लगता है कि आज जो बैंक निफ्टी में जो माहौल बना हुआ है और सारे स्टॉक्स एक्चुअली में बहुत जबरदस्त एक्शन है और लार्ज कैप्स में एक्शन है, जो कि निफ्टी को धक्का लगाने में 16,000 तक पूरा सपोर्ट देंगे, ऐसा मेरा मानना। मिड कैप स्मॉल कैप तो फिर भी आज थोड़े बहुत ठंडे हैं, जितना रोज पार्टी चल रही थी, तो आज लार्ज कैप से पूरी नजरें बनी हुई है। सो आई थिंक सही कह रहे हैं आप एकदम, बिल्कुल हमें तो हमारे मार्केट्स पे ध्यान देना चाहिए और हो सकता है हमारे मार्केट को देख के दूसरे लोग रंग बदले। चलो ठीक है, तो जैन साहब को का कॉन्फिडेंस देखो, क्या खुल के नहीं बोल रहे, लेकिन कहने का मतलब है कि हमारा देख के अमेरिका वाले भी मजबूत हो जाएंगे। इनडायरेक्टली जैन साहब यही कह रहे हैं। चलिए आइए, 15,945 ये है निफ्टी का लेवल और एक्सपायरी ज्यादा संभावना दीप ये है कि यहीं पर कहीं होगी जहां पर आप अभी हैं। आखिरी 1 घंटे में शायद बहुत ज्यादा फायरवर्क्स ना दिखे, न 15,900 टूटेगा न 16,000 पार होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? 15,900 के कॉल ऑप्शन पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1 करोड़ शेयरों का। 16,000 के माफ कीजिएगा पुट ऑप्शन में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 1 करोड़ शेयरों का, जिसमें 83 लाख शेयर 83 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट है, आसानी से टूटेगा नहीं। 16,000 पार नहीं होगा। 88 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स में, तो ये भी पार नहीं होगा। तो आपके लिए रेंज हो गई और उसके बीचों बीच में, इसके बीचों बीच में भी ज्यादा संभावना ये है कि थोड़ा सा 15,900 से 15,950 की रेंज में हल्के से नीचे की साइड एक्सपायरी होने की संभावना ज्यादा है। और वो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, 15,950 पर भी अच्छी कॉल राइटिंग हुई है 75 लाख शेयरों की, जिसमें से 41 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो 15,950 16,000 की रेंज में दबाकर कॉल राइटिंग है और आज एक्सपायरी का दिन है, तो इतना आसानी से कॉल राइटर्स छोड़ेंगे नहीं। तो अगर आपको आज कोई भी क्लोजिंग 15,880 से 15,925 की रेंज की मिलती है, बहुत अच्छी क्लोजिंग मानी जानी चाहिए। आखिरी 1 घंटे में मैं उम्मीद कम कर रहा हूं कि यहां से बाजार भागेंगे, लेकिन ये मेरी उम्मीद है, ये डेटा कह रहे हैं, लेकिन एक्सपायरी का दिन है, भारी भरकम डेटा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? पहली चीज, अभी के डेटा ये बता रहे हैं आप 15,900, 915, 920, 25 के आसपास एक्सपायरी देख सकते हैं, 15,950 के आसपास नहीं होगा। एक ही कंडीशन है जिस पर आपको ध्यान रखना है, और वो कंडीशन ये है, अगर 3 बजे के पहले 15,950 आज का है, 15,952 करेक्ट, 15,950 55 के ऊपर निकलकर टिक जाता है निफ्टी और 3 बजे तक 15,950 के ऊपर रहता है, तो फिर शॉर्ट कवरिंग आपको 16,000 की तरफ ले जा सकती है। क्योंकि फिर तब जब शॉर्ट होंगे तो लोग जबरदस्त शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि 15,900 वाले कॉल राइटर्स भी शॉर्ट है, 15,950 के भी हो जाएंगे,
15,800 वाले भी होंगे, तो करीबन करीबन 2 करोड़ से ज़्यादा शेयर शॉर्ट हो जाएंगे, तो वो 30-40 पॉइंट निफ्टी को आराम से ऐसे ही बढ़ा देंगे। फिलहाल डेटा ये कह रहा है कि 15,950 के पार नहीं निकलेंगे। गलती से अगर निकल कर टिक जाएं 3 बजे के पहले तो फिर 40-50 पॉइंट और ऊपर 16,000 नहीं पार होगा, ये कंफर्म है। ये आपके लिए डेटा है। और 15,900 के नीचे की एक्सपायरी भी नहीं होगी, 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए अलग बात है, बट ब्रॉडली आपके लिए जो लेवल निकल कर आ रहे हैं 15,880, 15,925 इस रेंज में कहीं एक्सपायरी आज की होनी चाहिए, ये डेटा दिखा रहे हैं। अब आइए बैंक निफ्टी, हमें इस वक्त 35,900 पर बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ 36,000 को पार करना थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। क्यों? 36,000 के कॉल पर 45 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 28 लाख शेयर आज ही जुड़े, तो संभावना पूरी कि आप 36,000 को पार नहीं कर पाएंगे। फिर भी अगर 3 बजे के पहले 36,000 पार कर ले, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर 3 बजे के पहले आप 36,000 बैंक निफ्टी पर पार कर लेते हैं और टिक जाते हैं 3 बजे तक, तो आपको कम से कम 250 से 300 पॉइंट मिलेंगे, कम से कम। ठीक वैसे ही जैसा हमने कहा 35,850 पार करने के बाद बिल्कुल इंतजार मत कीजिएगा, शॉर्ट भी काट लीजिए, डबल भी कर लीजिए, करेक्ट। वही आज भी होगा। अगर 36,000 के ऊपर निकल गए 36,100, 36,250, 36,300 ये मिलेगा, ये हो सकता है अगर आप 3 बजे तक 36,000 को पार कर लेते हो। संभावना फिलहाल कम है। तो फिर कहां एक्सपायरी हो सकती है? 35,900 के आसपास रुकावट है। 20 लाख शेयर आज कॉल्स में जुड़े, टोटल मिलाकर 28 लाख शेयर हैं और 35,900 के पुट पर भी 23 लाख शेयर है, तो ये रस्सा कशी का लेवल है। और इमीडिएटली नीचे 35,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो जो संभावना दिख रही है 35,900 के आसपास एक्सपायरी होने की ज्यादा संभावना है। 35,800, 36,200 पॉइंट की रेंज में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों बैंक निफ्टी के बने हैं। बीचों बीच में जो डेटा दिख रहे हैं 35,900 के हल्का सा नीचे एक्सपायरी के फिलहाल संकेत दे रहे हैं, उसके आसपास की एक्सपायरी के संकेत दे रहे हैं, ये आपके लिए डेटा है। तो ओवरऑल संकेत अभी ये। अब जहां तक सवाल कल के लिए है, तो डाउ 100 पॉइंट जो नीचे है 320 पर हम डिसाइड करेंगे कि कल के लिए क्या पोजीशन बनानी चाहिए। फिलहाल आपकी जो पोजीशन है उसे होल्ड करें। एक्सपायरी के लिए मैंने लेवल्स आपको बता दिए। जी ओके, तो ये हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स। देखते हैं 3:05 तक बाजार किस तरह से रहते हैं। थोड़े अपसाइड रेजिस्टेंसेस हैं, बट अहम लेवल्स के करीब ही हैं और नए रिकॉर्ड पर है निफ्टी। 16,000 और 36,000 इन दोनों लेवल्स पर बाजार की है नजर इस समय। बढ़िया रोटेशन हो रहा है, काफी सारे और स्टॉक्स भी हैं जो थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और थोड़ी मुनाफा वसूली भी कुछ काउंटर्स में आ रही है। पर आइए, मिड कैप आईटी की बात चल रही थी, इंटेलेक्ट डिजाइन रीना, इस पर डालिए नजर क्योंकि वहां पर भी एक बढ़िया उछाल आते हुए दिखा है। सुमित जी, क्या चल रहा है इंटेलेक्ट के चार्ट पर? जरा नजर डालिए, 8% की तेजी है इस पे। दिवांशु, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिली है और लास्ट 10-15 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं, तो स्टॉक का स्ट्रक्चर तो बढ़िया है। और स्टॉक की जो आज कैंडल फॉर्म हुई है उसको देखते हुए लगता है कि इंटेलेक्ट के अंदर यहां से मूव ऊपर का देखने को मिलेगा, जिसमें 800 रुपए तक का पहला टारगेट होंगे और 822 रुपए, 825 रुपए तक का मूव भी देखने को मिल सकता है। जिन्होंने भी पोजीशंस बनाई है होल्ड करें 800 से 825 के टारगेट्स के लिए। फ्रेश खरीदारी, कोई भी छोटा मोटा डिप आता है तो कर सकते हैं। नीचे में 740 के नीचे का स्टॉप लॉस बनेगा, ऊपर में 800 रुपए से लेके 825 तक का मूव नेक्स्ट वीक तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो यह है आपके लिए इंटेलेक्ट डिजाइन एरिया में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। आइए, बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, कैश का एक स्टॉक है मिंडा कॉर्प, जिसमें मुझे मोमेंटम दिखाई देता है। करंट 141 का भाव है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। मुझे एक 30 रुपए की मुंह दिखाई देती है। 135 का स्टॉप लॉस, 175 का टारगेट, टाइम फ्रेम 1 हफ्ते का। हफ्ते भर के लिए करें खरीदारी। मिंडा कॉप और वागले साहब के रडार पर बहुत कम आते हैं कैश के काउंटर, लेकिन जब आते हैं तो बड़े दमदार तरीके से आते हैं। और एक और हमारे एक्सपर्ट है जिनके रडार पर कैश मार्केट के काउंटर लगातार आते हैं और आते हैं तो बड़ी तेज दौड़ लगाते हैं, और वो है हिमांशु जी, बिगुल BTST का। बताएं हिमांशु जी। मैं स्टॉक बता देता हूं। स्टॉक है एमटार टेक, रिसेंट लिस्टिंग है, बहुत ही शानदार यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। लेकिन थोड़ी सी दुविधा ये है अनिल जी कि पिछले कुछ मिनटों में बहुत शार्प यहाँ पर मूव ऑलरेडी आ चुका है। 1455-1460 रुपए का ब्रेकआउट लेवल था, तो मुझे लगता है कि हैविंग सेड दैट स्टॉक जो है एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट दिखा रहा है।
तो इस लेवल पर भी अनिल जी यहाँ पर खरीदारी करके चले। मुझे लगता है कि ये 1600-1620 रुपए की तैयारी कर रहा है। आज या कल तक ये टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर नीचे मिलता है 1500 रुपए के आसपास तो वहां पर पोजीशन को और ऐड किया जा सकता है। 1460 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएं। 1600 रुपए 1620 रुपए के टारगेट के लिए एमटार टेक में खरीदारी की राय है। और साथ ही साथ अनिल जी नजारा पर भी मैं चाहूंगा कि आप एक नजर डालें, क्योंकि स्टॉक बिल्कुल अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास है। पिछले हफ्ते हमने इसके बारे में 2-3 बार डिस्कशन किया और मुझे लगता है कि आज वो शुभ दिन है जब ये स्टॉक 1900 रुपए के लेवल को पार करने के लिए तैयार है। ओके, तो 1900 का लेवल क्रॉस करने के लिए तैयार है नज़ारा, 1600 का लेवल क्रॉस करने के लिए तैयार है MTAR। दोनों ही रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज हैं जो ज़बरदस्त तेज़ी में आती हुई दिख रही हैं, पर एक स्टॉक जो बाजार का हिस्सा बड़े मूव में दिखा रहा है उस पर भी रखें नज़र। बट सर, इन दोनों नई लिस्टेड कंपनीज पर ही बात करनी थी। नज़ारा MTAR दोनों में ज़बरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है सर। बिल्कुल दीप, और एक और स्टॉक है जो मैं याद दिलाना चाहता हूँ जिसका हमने जिक्र किया था लिस्टिंग के बाद। अगर आपको याद हो कि किम्स अगर आपके पास हैं तो इसे होल्ड कीजिए। 1000, 1200 और उसके बाद 1403 टारगेट दिए थे। 1000 का हासिल हुआ, 1200 का हासिल हुआ और अब 1400 के टारगेट की तरफ किम्स हॉस्पिटैलिटी भी तेजी से बढ़ रहा है। 1325 का आज हाई बनाया है। तो ये नई लिस्टिंग वाले स्टॉक्स में बड़ा एक्शन होता दिख रहा है। उनमें से एक अभी सुबह सुबह जैन साहब को भी पसंद आया था, मिसेस बेक्टर्स फूड। तो ये नई लिस्टिंग क्राफ्ट्समैन मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले शायद किसी ने रिकमेंड किया था अपनी शो पर, या तो सेठी साहब थे या कोई और। तो कुल मिलाकर नई लिस्टिंग वाले स्टॉक्स में फॉलो बाइंग लगातार आती हुई दिख रही है, जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये भी दीपा बढ़िया स्टॉक्स हैं, एक्शन में पूरे आते हुए दिख रहे हैं जी। बिल्कुल सर, तो बढ़िया एक्शन आते हुए दिख रहा है। नई और या रिसेंटली लिस्टेड काउंटर्स पर आपको अच्छी तेजी का माहौल दिखेगा। आइए स्वागत करते हैं श्रीकांत जी का भी, और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिगुल के साथ। चलते हैं श्रीकांत जी के पास, BTSTT। गुड आफ्टरनून श्रीकांत जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, वैसे रियल एस्टेट स्टॉक्स में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है और आज के दिन में अगर आप देखें तो शोभा ने तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसके बाद मुझे लगता है कि अगर कोई स्टॉक अगर परफॉर्मेंस दे सकता है तो वो है प्रेस्टीज एस्टेट। 313 के करीब ट्रेड कर रहा है और इसके ब्रॉडर फॉर्मेशन को देखें तो इसने एक अच्छा खासा एक काफ़ी एक बड़ा सा ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया है और उस ट्रायंगल फॉर्मेशन के बाहर निकल चुका है और विथ वेरी गुड वॉल्यूम। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि इसे बिल्कुल बाय किया जा सकता है 315 316 में। कम से कम टारगेट्स रहेंगे 335 के, और अगर बेस्ट केस अगर देखा जाए तो मुझे लगता है इस ट्रायंगल के हाइट के बेसिस पे शायद ये 355 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से प्रेस्टीज स्टेज को बाय किया जा सकता है। हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 310 रुपए का। जी दीपांशु। ओके, तो ये है आपके लिए प्रेस्टीज पर खरीदारी की राय। 335 और 355 के टारगेट्स के लिए। और अभी थोड़ी देर पहले सुमित जी भी यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे थे। 314 और 325 के टारगेट सुमित जी के थे। 314 का सुमित जी का टारगेट हिट हो गया। अब 325 का इंतजार करें। और श्रीकांत जी की तरफ से और नए टारगेट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं, 335 के और 355 के। तो सुमित जी का एक टारगेट हिट, दूसरा बाकी है, और श्रीकांत जी की तरफ से और नए टारगेट्स आते हुए दिख रहे थे। और हिमांशु जी से मैं शोभा पर भी अपडेट लेना चाह रहा था, क्योंकि हिमांशु जी शोभा भी जबरदस्त तेजी में आया है आपकी रिकमेंडेशन के बाद और 670 का हाई बनाया है। वहां से थोड़ा कूल ऑफ भी हो गया है काउंटर, बट शोभा पर भी बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। हिमांशु जी, क्या करना चाहिए अगर आपके कॉल पर किसी ने ट्रेड लिया हो तो? ट्रेडिंग का नजरिया है आजकल के लिहाज से लिया है तो यहाँ पर मुनाफा वसूलने की सलाह रहेगी। 650 के आसपास एक हार्डल था, स्टॉक ने मोमेंटम में उसको पार किया है, लेकिन अगर पोजिशनल तौर से कोई होल्ड रख सकता है और थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया है तो यहाँ पर बिल्कुल बने रहें। 850 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और काफी लंबे समय की कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर तेजी आते हुए नजर आई है, तो 200 रुपए की और तेजी यहाँ पर आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती है। ओके, तो 200 रुपए की और तेजी आते हुए दिख सकती है। बने रहिए, वैसे टारगेट्स यहाँ पर आपको आते हुए दिख रहे हैं, बट और बड़ी तेजी के लिए ये काउंटर्स हो रहे हैं तैयार। और नजर रखिए इस काउंटर पर, शोभा 17.5% ऊपर है इस समय ये स्टॉक, तो जबरदस्त तेजी में। सेठी साहब के पिक बिरला सॉफ्ट पर भी आप इस समय अच्छी खरीदारी आते हुए देख रहे हैं और BSE भी एक्शन में है। एक और स्टॉक जो एक्शन में है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर भी नजर रखिए। एक बार वागले साहब से राय लेते हैं। वागले साहब, 5% की तेजी AU पर, क्या चल रहा है इस चार्ट में सर?
ये स्टॉक सुबह 1200 जब निकला तभी हमारे रडार पर आना चाहिए था, बट समाव आया नहीं, थोड़ा सा इलिक्विड स्टॉक है। 1300 का मेरा वैसे टारगेट है, बट अभी लेना थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। आपका स्टॉप लॉस 1210 1215 होना चाहिए, जो बहुत लंबा है। अभी 1260 का ऑलरेडी भाव है, तो किसी ने ऑलरेडी लिया है तो थोड़ा सा मोमेंटम और बाकी है, थोड़ा सा मूवमेंट बाकी है, बट फ्रेश एंट्री ये लेवल पे रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। ओके, तो करंट लेवल्स पर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होता है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर रखनी है नजर। आइए विप्रो, इस पर भी रखिए नजर। कल थी दमदार तेजी इस काउंटर में और अब कल आएंगे, आज आएंगे इसके नतीजे बाजार बंद होने के बाद। विप्रो क्या है अनुमान, आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। देखिए दीपांशु, विप्रो के जो नंबर्स रहेंगे वो मिले जुले हम अनुमान करके चल रहे हैं, क्योंकि कंपनी की जो डॉलर है वहां पर तो बहुत शानदार ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। करीब 9.5% बढ़कर 235.8 करोड़ डॉलर पर कंपनी की आय आ सकती है। पर दूसरी तरफ कंपनी की मार्जिन्स वहां पर आपको हिट होता हुआ दिख सकता है। 20.5% के मुकाबले 17.9% की मार्जिन्स अब कंपनी क्लॉक इन कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सैलरी हाइक्स हुए हैं उसका इंपैक्ट इनकी मार्जिन्स पर आता हुआ नजर आएगा। और उसका लाइकवाइज इंपैक्ट जो है आपको बॉटम लाइन पर भी आता हुआ दिखेगा, जहां पर मुनाफा करीब 9% गिरकर 2700 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। गाइडेंस की जहां तक बात है, हम अपवर्ड रिवीजन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और 1 to 3% जो है कांस्टेंट करेंसी ऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी की रह सकती है। तो अब देखना होगा कि फाइनल जो गाइडेंस है वो कंपनी की तरफ से क्या आती है, और जिस तरह का अर्निंग सरप्राइज एलटीटीएस ने दिया है, अगर विप्रो भी वैसा दिखाता है तो हो सकता है कि हमें कल के सत्र में और फर्दर अपमूव देखने को मिले। ओके, तो ये है आपके लिए विप्रो। देखते हैं किस तरह का सरप्राइज आता है। कल 7% ऊपर था, आज भी आपने 2% की फॉलो ऑन बाइंग देखी है इस काउंटर में। तो जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है इन सभी काउंटर्स पर। विप्रो के भी चार्ट पर एक बार राय ले लेते हैं। कुणाल जी, क्या करना चाहिए विप्रो के चार्ट पर? अच्छी तेजी रही है, नतीजों का इवेंट है, दोनों तरफ का एक्शन हो सकता है नतीजों के बाद। इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएं सर। देखिए चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट है दीपांशु, तो मुझे लगता है नतीजों का पॉजिटिव इंपैक्ट चार्ट पर आता हुआ दिखेगा। एक बड़ा सपोर्ट अब क्रिएट हो गया है और ये 564 रुपए के आसपास है, तो मुझे नहीं लगता ये स्टॉक 564 के नीचे जाएगा। 564 पर बड़ा सपोर्ट है, ये लेवल वायलेट हो तो जरूर एग्जिट करें, अन्यथा बने रहें। मुझे लगता है ये स्टॉक भी खुले नीले आसमान में है और इसमें भी आपको नए कीर्तिमान बनते हुए दिखेंगे। 600 का लेवल भी रूल्ड आउट नहीं है, होल्ड करके चलना चाहिए। चलिए, तो 600 का भी लेवल आएगा, थोड़े नतीजों के बाद वॉलेटिलिटी रह सकती है, बट स्टॉक बढ़िया अप ट्रेंड में है। आईटी के साथ साथ फाइनेंशियल्स पर भी रखनी है आपको नजर, क्योंकि एल&टी फाइनेंस, इसके भी आने वाले हैं नतीजे। आइए एक बार देवांशी से जान लेते हैं बाजार की क्या एक्सपेक्टेशन है। बताइए देवांशी। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए इस बार अगर आप वाई नंबर्स देखेंगे तो अच्छे आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन अगर आप तिमाही आधार पर नंबर्स देखें तो हल्के सा दबाव इस बार आता हुआ दिखा है। मेनली किस सेगमेंट से आया, तो रिटेल सेगमेंट में थोड़ा सा दबाव इस बार आता हुआ दिखा था और इसके चलते ओवरऑल जो रेवेन्यूज हैं यहाँ पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। आप देखिए इनकी जो ब्याज से आय है वो इस बार करीब 18% तक सुधरती हुई दिख सकती है। जो मुनाफा है उसमें 83% तक का जंप आपको सालाना आधार पर दिखेगा। लेकिन अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो आपको जो ब्याज से आय उसमें 4% तक की गिरावट देखेगी और साथ ही जो मुनाफा है वो केवल 1.5% तक ही बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो उनकी जो प्रोविजनिंग है वो किस तरह से इस क्वार्टर में आती है, इस पर नजर आएगी। माना जा रहा है कि जो प्रोविजनिंग है उसके चलते थोड़ा सा मुनाफे पर असर होती हुई दिख सकती है और साथ ही जो होम लोन और ट्रैक्टर सेगमेंट है वहाँ पे अच्छी ग्रोथ आपको इस बार आती हुई दिखेगी। तो देखना होगा कि इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो किस तरह से आती है और जो मुनाफा है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है, लेकिन प्रोविजन किस तरह से आते हैं इस पर क्लियरली नजर आएगी। ओके, तो नजर रखते हैं एल&टी फाइनेंस पर, किस तरह का इस पर एक्शन आते हुए दिख सकता है। जरा एक चार्ट चेक भी दे दें इस पर बंसल जी। एल&टी फाइनेंस इंपॉर्टेंट लेवल्स काउंटर के लिए आज हल्का सा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है 95 रुपीज के लेवल पर। देखिए दीपांशु, टेक्निकली देखें तो नीचे से अच्छा घूम रहा है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। कल के हाइस के ऊपर निकलेगा तो अब एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो जिनके पास है होल्ड करें 93.80 के स्टॉप लॉस के साथ। और यहाँ पर दीपांशु फायरवर्क्स आएंगे जब ये स्टॉक 96 रुपीज के ऊपर निकलेगा, 96 रुपीज के ऊपर निकलेगा, तब यहाँ पर 99, 101 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। और साथ में दीपांशु गुजारिश है एक बिगुल की। बिगुल अभी मतलब कि महीने के कुछ 10-15 दिन बचे हैं, तो उन 15 दिनों के लिए फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सीरीज एक स्पेशल पिक है
मेरे और कुणाल जी के पास। बिल्कुल, तो आज तो स्पेशल पिक की हैट्रिक लगती हुई दिख रही है। एक सुबह आया था, एक ऑलरेडी क्लोजिंग शो में आ गया, और एक और स्पेशल पिक राकेश जी कुणाल जी की तरफ से, और थोड़ी देर में अनिल जी भी कल के 2000 देंगे। चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास स्पेशल पिक के लिए। बताएं सर। देखिए दीपांशु, रियल एस्टेट फ्लेवर में है और हमारा जो स्टॉक है रियलिटी स्पेस से ब्रिगेड एंटरप्राइजेस है, और चुनने का रीजन ये है कि ये अपने 2008 के हाइस के ऊपर निकल रहा है, और ये वन ऑफ फ्यू रियल एस्टेट स्टॉक्स है जो कि पुराने 2007-8 के हाइस को तोड़ रहा है। अनचार्टेड टेरिटरी में ब्रिगेड एंटरप्राइजेस ने एंट्री ली है, तो बड़े चांस पर एक बड़ा ब्रेकआउट ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश में ब्रिगेड में देखने को मिल रहा है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है दीपांशु। अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो गजब का ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, और रियल एस्टेट स्टॉक्स में सबसे बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो ब्रिगेड को खरीद करके चले। यहां पर 340, 300, 350, 350 का एक स्टॉप लॉस रख करके बाय करें। 350 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। 370 रुपए का पहला टारगेट है 370 का, जो कि आपको कल तक आता हुआ दिखेगा, और 370 पार हो गया तो फिर 395 का रास्ता साफ हो जाएगा। तो बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रिगेड पर खरीदारी कराएं। और बड़े टारगेट्स आ रहे हैं आपके लिए। 370 का इमीडिएट टारगेट है, और फिर 395 की तरफ आपको स्टॉक जाते हुए दिख सकता है। 350 के करीब रिकमेंडेशन आ रही है, तो बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। नजर रखिए इस काउंटर पर भी जिस तरह से तेजी आ रही है। तो ब्रिगेड, प्रेस्टीज, शोभा, इन सभी काउंटर्स पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके लिए राय आती हुई दिख रही है। रियल एस्टेट ये अब बाजार का फोकस बनते हुए दिख रहा है। तो टेक्सटाइल्स में हमने अच्छी तेजी देखी है, मिड कैप आईटी मोमेंटम में है, और अब रियल एस्टेट वापस मोमेंटम में आपको आते हुए दिख रहा है इस समय। देखते हैं सुमित जी को भी कोई रियल एस्टेट पसंद है या कोई और स्टॉक। बिगुल उनके लिए सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। बिल्कुल दीपांशु, रियल एस्टेट पूरा फोकस में है और एक एक करके स्टॉक्स में मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। तो सबसे पहले तो अपडेट, आधा घंटा मुश्किल से हुआ है प्रेस्टीज को बाय देके, और 325 का फुल टारगेट अचीव हुआ है। तो उसके अंदर जो लोग ट्रेडिंग के लिए लिए वो बुक कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के श्रीकांत जी के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में ब्रेकआउट है। तो ये तो रहा प्रेस्टीज का अपडेट। अब जो स्टॉक रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 113 रुपए, 113। स्टॉक का नाम है पूर्वांकरा, जिसका सिंबल है पूर्वा। स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक पिछले कई दिनों से तेजी के ट्रेंड में है। स्टॉक ने पिछले 7-8 दिनों से वन वे मूव दिखाया है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में ट्रेड कर रहा है। पूर्वांकरा में मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक यहां से 120 रुपए का पहला टारगेट दिखाएगा और 130 रुपए का दूसरा टारगेट दिखाएगा। 4 से 5 दिनों का टाइम होराइजन लेके स्टॉक में खरीदारी करें। स्टॉक के अंदर स्टॉप लॉस लगाए 108 रुपए का, ऊपर में टारगेट होगा 120 रुपए का पहला, 130 रुपए का दूसरा। नेक्स्ट वीक में लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा स्टॉक के अंदर। ओके, तो पूर्वांकरा में खरीदारी करके चले। 114 के लेवल्स पर खरीदारी की राय आ रही है सुमित जी की तरफ से। एक एक करके रियल एस्टेट स्पेस में ब्रेकआउट आते हुए दिख रहे हैं। आइए चलते हैं वागले साहब के पास, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा भी स्टॉक रियल एस्टेट का ही है और ये मेरा बीटीएसटी है। डीएलएफ बाय करके चले 322, 2250 के करंट भाव से। आपका 319 का स्टॉप लॉस होगा, 2.25 रुपए की रिस्क होगी, और मुझे लगता है ये 330 तक जाने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कल के दिन में 330 के लेवल दिखाई देंगे। ओके, तो एक और रियल एस्टेट काउंटर और बाजार का दिग्गज डीएलएफ, इस पर आपको करनी है खरीदारी। इस समय ब्रेकआउट यहां पर भी आते हुए दिख रहा है। आशु जी ने भी बात करी इसके बारे में, राकेश जी, कुणाल जी कई बार बात कर चुके हैं, अनिल जी तो 290 से पहले के भी लेवल से बात कर रहे हैं इस पर, और अब 330 के टारगेट के लिए वागले साहब को भी पसंद है डीएलएफ। साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी रखिए नजर, इस पर भी आपको पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिख रहा है। एक बार इस पर भी राय ले लेते हैं। श्रीकांत जी हमारे साथ हैं। श्रीकांत जी बताएं सर, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर कोई व्यू, जिस तरह से बाकी रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी तेजी आ रही है? बिल्कुल, इनफैक्ट दीपांशु अगर आप देखें तो अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोई आउट परफॉर्मर अगर स्टॉक रहा है तो वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। और जब ओवरऑल ये रियल एस्टेट स्पेस एक
एक अंडर एक प्रेशर थी, यानी कि काफ़ी सारा उसमें जब सेलिंग प्रेशर बना हुआ था तब ये स्टॉक जो था वो आउट परफॉर्म कर रहा था। अगर आप करंट फॉर्मेशन देखें तो क्लासिक एक फॉर्मेशन, उसे एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन बनाया है और उस रेक्टेंगल फॉर्मेशन के अपवर्ड बाउंड्री पे आके रुका हुआ है। जो इसकी अपवर्ड बाउंड्री है, यानी कि जो ऊपरी एक जो उसकी सीमा है वो तकरीबन 1540-1550 के करीब है। और दीपांशु, हमें लगता है कि जैसे ही इस लेवल को ये क्रॉस करके थोड़ा सस्टेन कर लेगा तो उसके बाद के जो इसके टारगेट्स रहेंगे वो तकरीबन रहेंगे 1700 से लेकर 1800 रुपए के, क्योंकि ये जो रेंज है वो रेंज 300 रुपए की है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि अगर किसी के पास अगर गोदरेज प्रॉपर्टीज अगर है तो उसे होल्ड करके रखे। अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स अगर करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हफ्तों में ये स्टॉक शायद इस लेवल को लांग के और ऊपर जा सकता है। और वेरी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि जैसे अभी सुमित जी ने बताया या वागले जी ने बताया, उन स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि वहां पे काफी अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है। बिल्कुल अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक्स यहाँ पर एक्शन में भरपूर आते हुए दिख रहे हैं। आइए भरपूर एक्शन में एक और स्टॉक आने की तैयारी में बिल्कुल हिमांशु जी के लिए BTST का। बताएं सर। जी, शो का पहला बिगुल सुबह 20% पर अपर सर्किट पर सेटल्ड है और उसके बाद हमने देखा कि तमाम रियल एस्टेट में यहाँ एक तरह से जबरदस्त तूफानी तेजी देखने को मिली है। तो एक स्टॉक जो इस पूरे की पूरी सेक्टर में तेजी से पहले काफी दिनों से अपनी एक बड़ी हलचल में है, वो है अजमेरा। अनिल जी, हमने देखा कि पहले भी ये स्टॉक जबरदस्त तेजी दिखाता हुआ नजर आया है। पिछले महीने में यहाँ पर 20% तक की अप मूव देखने को मिले और उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद वापस से ये स्टॉक एक तेजी के लिए तैयार है। जैसा कि अभी राकेश जी ने और कुणाल जी ने एक स्टॉक डिस्कस किया था जो नए हाइज पे आज ट्रेड कर रहा है। अजमेरा रियलिटी अपने 52 वीक्स के हाई लगातार बनाते आया है पिछले हफ्ते दर हफ्ते और नए हाइज बनाने की तैयारी में है अनिल जी। और जिस हिसाब से यहाँ पर आज ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, 350 रुपए के टारगेट्स के लिए अजमेरा रियलिटी में खरीदारी की रहे हैं। ये टारगेट्स मुझे लगता है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ही आते हुए देखने को मिल सकते हैं। यहाँ करंट लेवल्स पर भी बाय करें, थोड़ा भी डिप मिलता है तो पोजीशन को ऐड करें। 295 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और 350 के टारगेट्स के लिए अजमेरा में खरीदारी की राय है। रियल्टी ये भी एक और रियल एस्टेट काउंटर है जिस पर आपको रखनी है नज़र। एक एक करके रियल एस्टेट स्टॉक्स पर ही हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपके लिए राय आ रही हैं। ओबरॉय रियल्टी, इसको क्यों फिर इग्नोर किया जाए? यहाँ पर भी एक अच्छी मूव आ रही है। सुमित जी, जरा ओबरॉय रियल्टी के चार्ट्स पर भी देखें, यहाँ पर भी ट्रेड बनता है सर? बिल्कुल बनता है। ओबरॉय के अंदर भी ब्रेकआउट है। ओबरॉय भी पिछले 10 से 15 दिनों में हर रोज ऑलमोस्ट तेजी दिखा रहा है। 1-2 दिन का छोटा सा करेक्शन आया और वापस से ऊपर का मूव दिखा रहा है। 718, 719 का भी भाव है। स्टॉक के अंदर खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। जिन्होंने पोजीशंस ले रखा है होल्ड करें। ऊपर में टारगेट बनेंगे 750 के इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के। हो सकता है इसी रैली में 800 रुपए तक का मूव भी दिखा दे, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा ओबरॉय के अंदर भी। बिल्कुल, तो खरीदारी करके चलें ओबरॉय रियल्टी। इसके भी क्यों इग्नोर किया जाए? जिस तरह से रियल एस्टेट स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है, ये भी एक काउंटर है जो आपको तेजी के मूड माहौल में आते हुए दिखेगा इस समय। कुछ और काउंटर्स जहां पर एक्शन बन रहा है, HDFC AMC, इस पर भी रखिए नजर। आज सुबह पालवे साहब बात भी कर रहे थे, उन्होंने नैम इंडिया के बारे में बात करी थी। HDFC AMC भी हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आते हुए दिखा है और ये भी स्टॉक है जो इस समय आपको 5% की तेजी दिखा रहा है। आइए एक बार देवांशी से जानते हैं क्या है बाजार की एक्सपेक्टेशन HDFC AMC की तरफ से और किस तरह की यहाँ पर आपको मूवमेंट आती हुई दिख रही है। क्या चल रहा है यहाँ पर, देवांशी बताइए। दीपांशु, काफ़ी उम्मीदें हैं इसके नतीजों से और आप देखिए इसमें जो AUM ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार इस तिमाही में आती हुई दिखेगी, तो Q1 इसके लिए काफ़ी शानदार रह सकता है। साथ ही माना जा रहा है कि जो इक्विटी सेगमेंट है उसमें ज़्यादा फोकस था और इसके चलते इनकी जो यील्ड्स और मार्जिन्स है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने मिल रही है। कुल मिलाकर अगर आप नंबर्स देखें तो इस बार इनकी जो आय है उसमें करीब 25 से 30% तक की ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। इसके साथ ही अगर आप मुनाफे की बात करें 20% तक का जंप आपको देखने मिल सकता है और साथ ही जो एवरेज AUM है उसमें भी 18 से 20% तक की ग्रोथ की उम्मीद इस बार लगाई जा रही है। तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं HDFC AMC से और जिस तरह से इस बार हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड SIPs होते हुए दिखे हैं, तो ये काउंटर है जहां पे सबका फोकस बनता हुआ दिखा है। अच्छे नंबर्स का अनुमान लगाया जा रहा है। ओके, तो नजर रखिए HDFC AMC, ये भी आपके फोकस लिस्ट में होना चाहिए। जैन साहब, जिस तरह से ये सारे के सारे मार्केट रेडार के स्टॉक्स आ रहे हैं, निपॉन लाइफ, HDFC AMC, इस पर आपने पहले भी राय दी है। क्या करना चाहिए सर? नतीजों का तो इंतजार है ही और साथ ही इन स्टॉक्स पर भी कोई राय?
बिल्कुल बिल्कुल, HDFC AMC, HDFC हो या HDFC बैंक हो, ये सारे जो स्टॉक्स थे, HDFC लाइफ थोड़ा सुस्त चल रहे थे अगर HDFC ग्रुप की बात करें। और ओवरऑल एक्सचेंज इकोसिस्टम की जो मैं बात कर रहा था, और ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और फाइनेंशियलाइजेशन का जो थीम है इंडिया में, जो चलेगा और अभी तो और चलने वाला है, जिस तरीके से आजकल मतलब नेक्स्ट जेन और जो मिलेनियल्स है वो लोग भी अब म्यूचुअल फंड्स की इंपॉर्टेंस को समझने लग गए, वो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। और इस बार देखिए जिस तरीके का अकाउंट का फ्लो था म्यूचुअल फंड्स में, SIPs का फ्लो था, और HDFC AMC तो नंबर 1 प्लेयर है, क्वालिटी और सब कुछ द बेस्ट है। और हम लोगों ने बहुत एग्रेसिवली स्टॉक को रेकमेंड कर रखा और हमारे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में हम लोगों ने काफी लोगों को दिलवाया भी है। सो एक डिस्क्लेमर भी है, और मैं कहूंगा कि इसको बिल्कुल नहीं बेचना है और होल्ड करके रखना और कंटिन्यू करते हुए रहना। इट्स अ बाय एंड फॉरगेट स्टोरी काइंड ऑफ थिंग, एटलीस्ट फॉर 2 to 3 years। बिल्कुल, तो नजर रखेंगे यहाँ पर बाजार किस तरह के नंबर्स थ्रो अप करता है, और स्काई हाई एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं इस समय जिस तरह से स्टॉक्स पर रिएक्शन है, तो देखते हैं कि क्या नंबर्स भी ये मैच कर पाएंगे या नहीं। ब्रोकरेज स्टॉक, एक्सचेंजेस और साथ ही AMCs, इन सभी स्टॉक्स पर आपको बाजार का भरोसा बढ़ते हुए दिख रहा है। नतीजों का इंतजार है L&T इन्फोटेक का भी, और ये स्टॉक भी आज भरपूर एक्शन में आते हुए दिख रहा है। कुशल बताइए, L&T इन्फोटेक के नतीजे कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल दीपांशु, L&T इन्फोटेक के नंबर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मिले जुले सेट ऑफ नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस हम लगाकर चल रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल कंपनी की आय में करीब 3-3.5% की बढ़त हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 46.4 करोड़ ये हमारा एक्सपेक्टेशन है डॉलर आएगा। वहीं दूसरी तरफ कंपनी की मार्जिन पर इंपैक्ट है थोड़ा, 19.4% के मुकाबले 16.3% की मार्जिन रह सकती है। और कंपनी का मुनाफा भी लाइकवाइज करीब 6% की गिरावट के साथ 460 करोड़ पर आता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्जिन का जो इम्पैक्ट है वो ओवरऑल वेज हाइक की वजह से आता हुआ नजर आ रहा है, पर आगे की जो डील पाइपलाइन है उसको लेकर जितनी भी IT कंपनियां हैं अभी तक तो उन्होंने काफी पॉजिटिव कमेंट्री दी है। तो देखना होगा कि L&T इन्फोटेक से क्या इसी टाइप की कमेंट्री वापस से आती हुई नजर आती है, और अगर आती है तो ये भी हमें देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह का रिएक्शन हमें कल के सत्र में यहाँ पर इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए L&T इन्फोटेक। देखते हैं कल किस तरह का रिएक्शन होगा। आज ऑलरेडी नतीजों से पहले आप बढ़िया तेजी देख रहे हैं, स्टॉक में 6% ऊपर है इस समय। श्रीकांत जी के पास एक कॉल है, चलते हैं उनके पास। बिगुल श्रीकांत जी के लिए BTSTT। बताएं श्रीकांत जी। दिपांशु, वैसे काफी सारे स्टॉक ब्रेकआउट में आ रहे हैं और ब्रेकआउट वाले स्टॉक में बिल्कुल हमें एक्शन भी देखने मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो स्टॉक सपोर्ट के करीब है वहां पे भी हमें बाइंग अट्रैक्शन देखने मिल रहा है। अगर आप देखें तो हिंदुस्तान लीवर में एक वॉल्यूम इंडिकेटर है, वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि उसमें एक बढ़त होती जा रही है। तो करंट लेवल से हिंदुस्तान लीवर को बाय किया जा सकता है 2410 के करीब। 2390 का स्टॉप लॉस रखे, यानी 20 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम। और यहाँ से जो टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे तकरीबन 2440 से लेकर 2470 के। तो करंट लेवल से हिंदुस्तान लीवर खरीदने की राय रहेगी। ओके, HUL यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए श्रीकांत जी की तरफ से आती हुई। ये है स्टॉक जहाँ पर एक्शन भरपूर हो सकता है। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जो आज रियल एस्टेट वाले स्टॉक जो भरपूर एक्शन में आ रहे हैं, उनमें से एक स्टॉक पर सचिन जी ने मुझे बताया कि उनकी रिकमेंडेशन वाला स्टॉक है, बोले वो स्टॉक भी एक्शन में आता दिख रहा है। वो है अरविंद स्मार्ट स्पेस। अरविंद ग्रुप के सारे स्टॉक्स रिकमेंडेशन लिस्ट में आ रहे हैं। अरविंद लिमिटेड आया, अरविंद फैशंस भी आया। एक अरविंद स्मार्ट स्पेस जो SPL मिड के स्टॉक्स में सचिन जी ने रिकमेंड किया है 150 के टारगेट के लिए डे हाई पर। ये स्टॉक भी बड़ा मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सुमित जी जरा इसके चार्ट देखिए। अरविंद स्मार्ट स्पेस क्या 150 की तरफ बढ़ने को तैयार है? अनिल जी देखिए, ये स्टॉक के अंदर भी बिल्कुल मोमेंटम एकदम बना हुआ है। पिछले 7 से 9 दिनों के अंदर स्टॉक ने एक अच्छा खासा तेजी का मूव पकड़ा हुआ है। तो स्टॉक के अंदर अभी यहां से और बाय बनता है, जिसके अंदर इमीडिएट ऊपर में जो टारगेट बनेंगे 140 के है। 140 का लेवल निकलने के बाद ये रैली एक्सटेंड होगी और 150 से 155 तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो अरविंद स्मार्ट स्पेस में जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 140 का लेवल निकलने के बाद 150 तक का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए अरविंद स्मार्ट स्पेस पर खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिखी, और साथ ही सचिन जी की तरफ से भी। आइए वक्त है बैंक से बेनिफिट का।
आशीष हमारे साथ हैं तैयार बताने के लिए उन स्टॉक्स के बारे में जो बैन में आने जाने की तैयारी में। आशीष, 8 स्टॉक हो गए ना? 8 है ना अभी? बिल्कुल अनिल जी, 8 स्टॉक हैं फिलहाल बैन में। ओके, कुछ कम ज्यादा अंदर बाहर ना, आज तो कोई भी बदलाव नहीं हो सकता क्योंकि कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 80% से नीचे आई हो। अगर स्टॉक कोई बैन से बाहर निकलेगा तो उसमें सबसे पहला नंबर सेल का आएगा क्योंकि 83% है। हालांकि 80% से नीचे अभी भी नहीं आई, तो बाहर निकलना सेल के लिए आज भी थोड़ा मुश्किल है। कल हो सकता है कि स्टॉक जो है बैन से बाहर आ जाए। इसके अलावा फ्रेश एंट्री में भी कोई भी दावेदार नहीं है, कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जिसकी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो है 95% के ऊपर हो। तो आज तो लिस्ट में कोई स्टॉक कोई बदलाव नहीं होगा। 8 स्टॉक बैन में बने रहेंगे। अच्छा, कोई भी बाहर नहीं आएगा, कोई भी अंदर नहीं आएगा, तो फिर आशीष मेरा एक मासूम सा सवाल है, फिर आपके आने की वजह, इस लिंक की मतलब कोई खास वजह? अनिल जी, अपडेट देना जरूरी है। ओके, 3 बजे के बाद आशीष के एक बार दर्शन होना जरूरी। तो आपने सब लोगों ने अगर दर्शन कर लिए हो तो आशीष जी बैन से बेनिफिट में बिना किसी बदलाव के फिर से जा सकते हैं। शुक्रिया आशीष, पूरा किसी तरह का कोई अपडेट ना देने के लिए। मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, अच्छा अपडेट तो दिया है, किसी तरह का कोई बदलाव ना करने के लिए। बड़े दिनों बाद शांति हुई है, बैन में कोई स्टॉक न बाहर आ रहा है न अंदर जा रहा है। तो ये है स्टॉक्स आपके लिए एक्शन में भरपूर होते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। आइए, एक और स्टॉक है JSW एनर्जी, जिसका जिक्र आज सुबह किया जा रहा था। सिमी जी ने भी और किरण जी ने भी, दोनों ने यहां पर खरीदारी करने की राय दी है JSW एनर्जी। और ये हमारा स्टॉक इसके तौर पर भी रह चुका है, SIP स्टॉक के तौर पर। सुबह सुबह किरण जी ने आज खरीदारी करने की राय दी थी। 182 रुपए के आसपास गजब का एक्शन आता हुआ दिख रहा है, 10% मजबूत होता दिख रहा है। JSW एनर्जी जैन साहब है आपके रडार पर 188। ओहो, रुक ही नहीं रहा। देखिए, बहुत ज्यादा रडार पे तो नहीं रहता अनिल जी, वेरी फ्रैंकली। मैं मतलब मुझे थोड़ा सा ओवरऑल बहुत जबरदस्त मूव दे चुके हैं और ये एनर्जी स्टॉक्स भी चली रहे। JSW वैसे एज अ ग्रुप मुझे बढ़िया लगता है, तो बाकी मैंने ओवरऑल इस स्टॉक को मैंने कोई रेकमेंड भी नहीं किया पहले। और बाकी ये जरूर है कि इस सेक्टर के ऊपर जिस तरीके से सरकार फोकस रहती है और जिस तरीके से रिलायंस जैसा ग्रुप अब आया है, तो ये तो मानना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो बड़ा इस सेगमेंट में पूरा ही होगा। बट यस, मुझे अब थोड़ा सा लगता है कि डिक्लाइंस पे ही लेना चाहिए। बहुत बड़ा मूव ये स्टॉक दे चुका है, सो आई विल बी कॉशियस एट दीज लेवल्स। और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी कोई बहुत ज्यादा सस्ते लगते नहीं, रादर मैं NTPC के साथ जाना चाहूंगा, वहां पे मुझे ज्यादा वैल्यू दिखती है। तो JSW एनर्जी पर रखिए नजर। 14 जून को इसको रेकमेंड किया था 153 के लेवल्स पर, आज 190 के करीब आपको स्टॉक आते हुए दिख रहा है। जबरदस्त तेजी JSW एनर्जी में इस समय बनी हुई है और बाकी पावर से जुड़े स्टॉक्स पर भी एक्शन आ रहा है। बट ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जो लाइमलाइट में काउंटर है वो JSW एनर्जी ही है, जहां पर आपको अच्छी खरीदारी बनती हुई दिख रही है। कुछ और काउंटर्स जो फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, इक्विटास होल्डिंग्स पर रखिए नजर। थोड़ा मूव इस पर आते हुए दिखा है। रैलिस इंडिया पर अच्छी एक मूव आती हुई दिख रही है और जिंदल स्टेनलेस यहां पर भी तेजी बन रही है। इन स्टॉक्स के बारे में चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, पर उससे पहले सुमित जी ने कुछ और आइडेंटिफाई करता है, तो उनके पास चलते हैं सुमित के सुपरहिट के लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, अभी आप बात कर रहे थे या अनिल जी बात कर रहे थे JSW एनर्जी के बारे में, तभी मेरे रडार पे एक स्टॉक आया जिसका भी भाव चल रहा है 6850 और स्टॉक का नाम है BGR एनर्जी, जिसका सिंबल है BGR एनर्जी। स्टॉक के अंदर यहां से मोमेंटम बिल्डअप हुआ है, स्टॉक यहां से भागने को तैयार है। स्टॉक पिछले 11-12 दिनों की गिरावट के बाद जस्ट मोमेंटम आज बिल्डअप किया है, बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस कर रहा है। स्टॉक के अंदर वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये स्टॉक 1 से 2 दिनों में 5 से 10% का मूव दिखाने को तैयार है। 75 रुपए से लेकर 78 रुपए तक के टारगेट BGR एनर्जी में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक के अंदर खरीदारी करें। 64 रुपए 50 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 75 और 78 ये 2 टारगेट्स के लिए BGR एनर्जी में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ओके, तो BGR एनर्जी पर भी रखिए नजर 75-78 के टारगेट्स के लिए। समय है स्वागत करने का जय ठक्कर का और चलते हैं उनके पास कैश के ऑप्शन के लिए। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। बताएं क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस समय। Very good afternoon to you, Dipanshu, and very good afternoon to you, Anil ji.
दीप 15,800 का जो कॉल ऑप्शन हमने दिया था उसके तो फर्स्ट टारगेट हासिल हुआ, उसके काफ़ी ऊपर गया है एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि लोगों ने वहाँ पे मुनाफा वसूला रहेगा। बट अब जो मेरा एक कॉल है वो बैंक निफ्टी पर है। मुझे अभी बैंक निफ्टी पे कॉन्फिडेंस आ रहा है जो हिसाब से ये फिर से अटेम्प्ट कर रहा है 35,700 के ऊपर, 700 750 के ऊपर बंद देने का। आई थिंक दिस क्लियरली इंडिकेट्स के प्रोबेबिलिटी है अच्छी। ओवरऑल मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा बहुत हमें एक प्रॉफिट बुकिंग का माहौल देखने मिल रहा है यूएस एंड यूरोपियन मार्केट्स में। सो आई थिंक थोड़ा बहुत शायद हमें इधर भी देखने मिल सके, बट देन ज़्यादा कुछ वीकनेस आए ऐसा लग नहीं रहा थी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 35,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन में खरीदने की सलाह दे रहा हूँ दीप, जो करीब 377 के आसपास हमें मिल रहा है। इसको खरीदना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम नीचे में प्लेस करेंगे 226 पर, 226 पर स्टॉप लॉस प्लेस करना है, 377 पर लेना है। ये हम क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कीपिंग इन माइंड ग्लोबल मार्केट्स जो हिसाब से शेप्ड अप है। ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट दीपांशु इसका बनेगा दैट वुड बी समवेयर अराउंड 540, 540 का टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट बनेगा 650 का, 540, 650 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे 35,800 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का। की बात आप कर रहे हैं ना जय अभी कि जो अच्छी क्लोजिंग दे रहा है। देखिए 7 तारीख को 35,771 की हाईएस्ट क्लोजिंग दी है इस वाले पूरे रनअप में, और उसके बाद 13 तारीख को 35,673 की। तो आप 35,771 स्पोर्ट लेवल में बता रहा हूँ, फ्यूचर का मुझे नहीं पता। स्पोर्ट लेवल के तो डेटा आप मुझे कभी भी पूछ लो, ये हाईएस्ट क्लोजिंग वाले इंट्राडे वाले याद रहता है, तो जनरली डेट के साथ भी याद रहते हैं। कभी कभार एक आध दिन आगे पीछे हो सकता है, वो अलग बात है। तो 35,775 के ऊपर बंद देगा तो आज ये नई क्लोजिंग हो जाएगी, वो देने वाला ही है, वो तो दिख ही रहा है। तो निफ्टी सेंसेक्स तो रिकॉर्ड हाई पर बंद हो ही रहे हैं। बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर नहीं है, 37,300 के आसपास रिकॉर्ड हाई है बैंक निफ्टी का। लेकिन इस वाले रनअप में अभी जो तेजी बनी है उस रनअप में सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग बैंक निफ्टी की आज होने जा रही है, जो 35,771 के ऊपर की होगी। बेसिकली 35,815 पे जाके 5-7 बार ऐसा टच वापस नीचे, टच वापस नीचे, सेम वही 15,915 के आसपास निफ्टी टच वापस नीचे, टच वापस नीचे। तो आज एक बढ़िया क्लोजिंग की तैयारी होती हुई दिख रही है। ओके जय, साथ में ये बताइए ये 16,000 के दर्शन कब होंगे निफ्टी पर? मतलब वो इसलिए मतलब हमें भी वो थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ती है। 16,000 होगा तो फिर ऋतिक रोशन का डांस और कुछ ना कुछ अलग अलग और ढेर सारी चीजें प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है ना, तो जरा एक बार बताइए कब होंगे। अनिल जी बिल्कुल, और वो देखने का मजा भी आता है अनिल जी, तो आई होप कि वो कल ही हमें देखने मिल जाए। जो हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी अनिल जी क्लियरली क्लोजिंग दे रहा है, मुझे वो ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है कि निफ्टी 16,000 के और जाएगा। एंड बिकॉज आईटी और ने तो काफी हेल्प किया है 1-2 दिनों में, बट आज मैं ओवरऑल देख रहा हूँ सेटअप जो मार्केट में हमें तेजी देखने मिल रही है उसमें बैंकिंग फाइनेंशियल्स का काफी एक अच्छा योगदान है। सो मुझे ऐसा लग रहा है बस यही वीक में दैट इज कल तक हमें 16,000 मोस्टली देखने मिल सके। ओके 16,000 के दर्शन कल होने की पूरी संभावना। अगर ऐसा हो तो बैंक निफ्टी तो 36,000 के पार निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो भरपूर एक्शन यहाँ पर आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में आगे की तरफ और होना चाहिए। सुमित जी आपके हिसाब से कब होगा? आपने भी तो अभी ऑप्शन दिया है कुछ खरीदारी, सुबह दिया था आपने, सुबह दिया था जहां तक मुझे याद है, करेक्ट? बताएं सर। अनिल जी देखिए मेरे को लग रहा है कि कल इसके अंदर 16,000 के लेवल क्रॉस हो जाने चाहिए या टच कर जाने चाहिए, और एक बार ये 16,000 का आंकड़ा पार करेगा तो उसके बाद 400 से 500 पॉइंट का निफ्टी में बहुत शार्प मूव देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले आप कई हफ्तों से मुझे बोलना चाहिए 1.5 महीने से करीबन एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा है निफ्टी, तो रेंज का ब्रेकआउट आता ही बहुत शार्प मूव आएगा जिसमें शॉर्ट कवरिंग एक मार्केट्स को 300 से 500 पॉइंट तक का मूव ऊपर तक लेके जा सकती है। तो मेरे को तो लग रहा है कि अगला हफ्ता इंटरेस्टिंग होगा, 16,000 का लेवल कल क्रॉस हो सकता है। ओके तो 16,000 की तैयारी है निफ्टी के लिए। आज नया हाई क्रॉस किया है, 15,950 पहली बार छुआ, अब 16,000 की तरफ नजर बनी हुई है इंडेक्स की, और ढेरों स्टॉक सेक्टर्स का फोकस है। अनिल जी आपसे भी 2 कॉल्स पर अपडेट लेना था या 2 स्टॉक्स पर व्यू लेना था जो आप पहले रेकमेंड कर चुके हैं। एक तो इंडिया बुल्स रियल्टी, सुमित जी को भी पसंद आया था ये काउंटर, 100 रुपए के करीब आपने कुछ हफ्तों पहले इस पर बात करी थी। 125 के इवेंचुअल पोजिशनल टारगेट्स दिए थे, आज 140 पर है स्टॉक, तो किसी ने अगर मुनाफा नहीं बुक किया है, स्टिल होल्ड करा है तो क्या करें सर? और डीएलएफ जो 290 285 के लेवल से आप बात कर रहे हैं, यहां पर भी 315 का पोजिशनल टारगेट था, 300 के करीब टारगेट इस समय आते हुए दिखा है, लेवल आते हुए दिखा है, तो यहां पर भी क्या करना चाहिए सर?
दोनों में होल्ड करना चाहिए दीप। आपने मेरे ख्याल से कल परसों भी पूछा था, तब भी हमने ये कहा कि रखिए। मेरे सारे आज के 2000 कल के 2000 के कॉल्स पोजिशनल 5-7 दिनों के लिहाज से ही होते हैं। तो 142-45 पर भी आप यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं 150-155 रुपये के टारगेट के लिए। अगर DLF खरीदारी की हुई है तो अभी भी यहाँ से होल्ड करिए, थोड़ा और अपसाइड बाकी है। 330-335 की रेंज तक जाने की कोशिश DLF भी कर सकता है। और अगर आप आईबुल रियल के साथ आईबुल हाउसिंग खरीद कर दुखी हैं तो भी चिंता न करें, है आपके पास, होल्ड कीजिए। हालांकि हम रिकमेंडेशन प्राइस से थोड़ा सा नीचे आ गया, नीचे आने की वजह भी आपको पता है कि बैन में आने की वजह से हो गया, तो ठीक है। टाटा मोटर्स में भी जो लोग दुखी हो रहे थे, टाटा मोटर्स आज वैसे भी 314 हुआ है तो वापस आपकी कॉस्ट से ऊपर आ गया यार, 310 रुपये के आसपास है। टाटा मोटर्स भी होल्ड करें। तो कुछ स्टॉक्स जल्दी से चल जाते हैं, कुछ स्टॉक्स में 1-2 दिन लगता है कभी चलने में, कोई पहले कोई बाद में, अपने अपने हिसाब से, लेकिन कोई इश्यू नहीं है। सब ये चारों स्टॉक्स अच्छे हैं जहां पर आप होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो प्रॉफिट में है उसे भी होल्ड कीजिए, जो नुकसान में है उसे भी होल्ड कीजिए। जी दी बिल्कुल। तो पोजिशनल बेसिस पर अगर आप इन स्टॉक्स को होल्ड करें तो कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया मोमेंटम में है ये काउंटर्स। टाटा मोटर्स पर भी भरोसा रहे अनिल जी का। सेठी साहब भी आज खरीदारी करके देख कर गए हैं, आपको राय। आखिरी 10 मिनट, फाइनल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वीकली एक्सपायरी से पहले कल के लिए, आइए जान लेते हैं अनिल जी की तरफ से। सर, डाउ फ्यूचर्स सुस्ती के साथ एक रेंज में अटका हुआ है, 100 पॉइंट्स नीचे है। पिछले 1 घंटे में कुछ ज्यादा बड़ी मूव्स नहीं आती हुई दिखी हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स अच्छी तेजी के मूड में है, 14,950, ये भी 15,000 के स्तर पर जाने की कोशिश कर रहा है। यूरोप में हल्की सुस्ती आपको दिख रही है। कच्चा तेल भी $74 के करीब है। कल जो सुस्ती आई थी उसी का इम्पैक्ट आज भी आपको आते हुए दिख रहा है। हालांकि गोल्ड में एक बार फिर से खरीदारी है, 1830 के करीब आते हुए दिखा है। रुपए में हल्की सी स्ट्रेंथ है आज, और साथ ही हम देख रहे हैं कि जो नरमी है उसको बाजार ने तो पूरे तरह से डिसरिगार्ड किया है। क्या करके जाना चाहिए सर? जी देखिए, मेरे हिसाब से खरीदारी, फ्रेश खरीदारी जो करनी है वो कल करनी चाहिए, आज नहीं। क्योंकि डाउ 100 नीचे है, अब हो सकता है हो ना हो, वो बात की बात है, अपने को नहीं पता। ये 100 जो नीचे दिख रहा है डाउ फ्यूचर्स, वो 200-300 नीचे होगा या 200-300 ऊपर भी हो सकता है, यू नेवर नो। सो अभी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 36,000 के नज़दीक पर बैंक निफ्टी पर और 15,925 के नज़दीक निफ्टी पर फेवरेबल नहीं। क्यों नहीं, वो भी समझिए। ऐसा नहीं कि बाजार खराब है, मैं फ्रेश खरीदारी की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं है मैं बता रहा हूँ। देखिए, आज की तेजी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन वीकली एक्सपायरी का भी है, करेक्ट। और आजकल वीकली एक्सपायरी में उतना वॉल्यूम होने लग गया ऑप्शंस में, जो एक ज़माने में कभी मंथली एक्सपायरी में भी नहीं होता था। तो इतने भारी भरकम वॉल्यूम के साथ जो आज शॉर्ट कवरिंग की हुई है, जो उसने बाजार को मजबूत रखा हुआ है, कल ये आपके पास नहीं होगा। इसके साथ अगर फर्ज करें 100 पॉइंट डाउन नीचे बंद होता है, करेक्ट, तो फिर हो सकता है आपके लिए 25-50 पॉइंट नीचे खुल जाए। देखिए, डेटा के लिहाज से मैंने आपको 2:30 बजे भी बोला था, ये 35,900 के नज़दीक ही निफ्टी, बैंक निफ्टी बंद होगा। एग्जैक्टली आप देख लीजिए, आखिरी 1 घंटे में वहीं का वहीं घुमा है, 35,900 के नज़दीक क्लोज हो रहा है। तो ये डेटा का कमाल है, डेटा बता रहे हैं किस जगह। और सेम चीज़ कि 15,950 के ऊपर आप बंद नहीं हो पाएंगे। और शायद जब हमने डिस्कस किया था 2:30 बजे, तभी वो 15,952 का हाई बना, उसके बाद ऊपर गया नहीं। और हमारे सोचना यह था कि 15,880 से 15,925 के बीच में कहीं आप एक्सपायरी होते देखेंगे, और वहीं पर एग्जैक्टली एक्सपायरी हो रही है। तो फिर परफेक्ट डेटा काम करते हुए दिख रहे कि कहाँ एक्सपायरी हो रही है। तो मेरा ये मानना है, जो आपकी खरीदारी की पोजीशन है वो रखिए, फ्रेश जो खरीदना है आपको वो कल के लिए रखिए। अब जो पोजीशन है उसमें आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो 15,800 का कॉल खरीद लें या 16,000 का बेच दें और अपनी थोड़ी बहुत कॉस्ट कम कर लें, वो ज़्यादा बढ़िया होगा, या हेज कर लें। बैंक निफ्टी पर जहाँ तक सवाल है, या तो आप 35,500 का एक पुट खरीद लिए या 36,500 का बेच दीजिए अगर आप लॉन्ग पोजीशन को लेकर जा रहे हैं। और अगर शॉर्ट भी है तो रिवर्स कर लें। शॉर्ट वालों को तो वैसे काट लेना चाहिए। आज तो उनका क्लोजिंग बेसिस और इंट्राडे दोनों बेसिस पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। क्लोजिंग आपकी 15,925 के ऊपर हो रही है। चाहे तो एक दिन और वेट करना है तो कर लीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली 15,925 के आसपास हो रही, तो आप चांस ले सकते हैं। 35,850 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, यहाँ पर क्लियर कट स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के संकेत आते दिख रहे हैं। तो इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर ब्रॉडली स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुके हैं। किसी को एक आध दिन में कभी कभी होता है ना, वो फॉल्स स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, बाद में नेक्स्ट डे नीचे आ जाता है थोड़ा बहुत। तो अगर आपको एक दिन के लिए और वेट करना है तो करिए, बट मेरे हिसाब से फ्रेश खरीदारी कल करेंगे। और आज की अगर आपकी पोजीशन है तो उसको हेज करके चले। इसके साथ ही एक चीज़ और बता दूं दीप, कि मिड कैप इंडेक्स और
स्मॉल कैप इंडेक्स भी लाइफ हाई पर जा रहा है। तो मिड कैप इंडेक्स ने आज इंट्राडे में लाइफ हाई बनाया है, स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी इंट्राडे में लाइफ हाई बनाया है। हो सकता है हाँ क्लोजिंग भी ऊपर ही हो रही, तो दोनों ही इंडेक्स मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज लाइफ टाइम हाई पर ही बंद होंगे। तो बहुत कम ऐसा होता है सेंसेक्स निफ्टी नहीं सॉरी बैंक निफ्टी नहीं, सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स चारों लाइफ टाइम हाई पर इंट्राडे भी क्लोजिंग बेसिस पर भी आज बंद होंगे। जी दी बिल्कुल सर, तो नए हाइज बने हैं, नई क्लोजिंग हाइज भी बनने वाले हैं और एटलीस्ट इंट्राडे में नहीं बट ये जो रीसेंट रैली रही है उसमें अच्छा पार्टिसिपेशन बैंक निफ्टी का, और रीसेंट रैली का एटलीस्ट नया हाई तो बैंक निफ्टी भी दिखाएगा। आज ऑलमोस्ट 36,000 के लेवल के करीब भी बैंक निफ्टी पहुंचते हुए दिखा है। देखते हैं अब कल की चाल कैसी रहेगी, बट ये है आपके लिए बाजार के एक्शन का पूरा अपडेट। आइए क्लोजिंग से पहले कुछ कॉल्स और बाकी चलते हैं जय के पास, जय के जैकपॉट के लिए। बताएं जय। दीपांशु, कोटक बैंक का 1760 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, 25 रुपए 50 पे मिल रहा है एंड स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा है 18.5 का। तो आप देखिए 7 रुपए का एक स्टॉप लॉस है और 400 का लॉट है, तो ज्यादा अगर आप देखेंगे तो रिस्क नहीं है। बट ऊपर में जो पहला टारगेट इसका बनेगा वो है 36 रुपए का, सेकंड टारगेट बनेगा 42 का, 36 42 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे 1760 का कॉल ऑप्शन कोटक बैंक का। दीप, इसका कारण ये है बिकॉज ये तीसरा दिन है कि अपने 200 डेमा के ऊपर बंद हो रहा है। ये पहला एक रीजन है जो हिसाब से कोटक बैंक ने एक बेस बनाया 1700 के लेवल्स तक, ये काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है 1700-1800 से ये रेंज में। सो लोअर एंड ऑफ द रेंज से घुमा है तो मुझे ऐसा लग रहा है 1800 दैट इज अपर एंड ऑफ द रेंज तक जाएगा ये स्टॉक। और ये टाइम ये देखने मिला है मुझे इंपॉर्टेंटली कि ये स्टॉक में रिसेंटली जब ये लोअर एंड ऑफ द रेंज तक आया तो बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम जिसके लोअर एंड पर हुए, तो वहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हमें देखने मिली है कोटक बैंक में। उसके बाद हमें एक पॉजिटिव मूव भी देखने मिला। सो आई थिंक 1800 तक जा सकता है स्पॉट में और 36 से 42 इसका कॉल ऑप्शन हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए कोटक बैंक पर 1760 की कॉल ऑप्शन पर खरीदारी की राय। एक बिगुल श्रीकांत जी के लिए BTSTT। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु, मुझे लगता है कि जैसे ही आईटी का फीवर थोड़ा कम होगा तो बाकी के जो डिफेंसिव्स है वहां पे एक्शन बनेगी, और वहां पे हमें लगता है कि नैटको फार्मा यहाँ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टॉक है जो हाई फ्रीक्वेंसी में आ चुका है, मंथली ब्रेकआउट में आ चुका है, वीकली ब्रेकआउट में है, और एक ब्रेकआउट के बाद एक जो बड़ा कंसोलिडेशन होता है उस कंसोलिडेशन के लोअर बाउंड्री पे अभी ये खड़ा है। तो करंट लेवल से नैटको फार्मा को बाय किया जा सकता है जो 1105-1110 के करीब ट्रेड कर रहा है। 1080 का हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये थोड़ा पोजिशनल ट्रेड रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि करंट लेवल्स आर वेरी अट्रैक्टिव, तो करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है 1108-1110 पे, और यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे हमारे 1170 से लेकर 1180 रुपए के। ओके, 1170-1180 के टारगेट के लिए करें खरीदारी नेटको फार्मा में। हाँ, तो मैं ये कह रहा था जय कि जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कोटक महिंद्रा बैंक का 1760 रुपए वाला कॉल ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, उसमें मैं तन और मन से आपके साथ हूँ। धन की व्यवस्था आप अपनी खुद कर लें। बाकी मुझे लगता है कि वाकई में कोटक बैंक बड़ी तेजी की तैयारी करते हुए दिख रहा है, तो इसे आप मेरा बिना शर्त बाहर समर्थन बिना मांगे आपको जो दिया जा रहा है उसे स्वीकार करें। तो कोटक बैंक वाकई में मेरी भी नजर थी कि स्टॉक तेजी दिखाने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, और जय ने एकदम सही वक्त पर आपके लिए ये ऑप्शन ढूंढा है कोटक महिंद्रा बैंक में। और बढ़िया है कि जब आप 36,000 के नजदीक बैंक निफ्टी पर हैं, जब आप 16,000 के नजदीक निफ्टी पर है, तब आपको बढ़िया ऑप्शन ट्रेड करने को मिले तो कहना ही क्या। तो ये आपके लिए बड़ा कमाल होता हुआ दिखा है। एक और जैन साहब का फेवरेट स्टॉक है जिसका जिक्र आजकल जैन साहब ने करना बंद कर दिया है। जैन साहब, क्यों? इतना बढ़िया तो आपका पसंदीदा शेयर चला है, इतना अच्छा रिटर्न दिया है, छोटा सा शेयर हुआ करता था कैश मार्केट का, FNO में आ गया, 4 डिजिट में पहुंच गया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, आज फिर से 5% ऊपर। और बहुत बढ़िया, आप मुझसे बोला नहीं जाता। ये आप यही व्यू है कि कुछ और है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आपका फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक? हाँ, काफी चला और जबरदस्त चला। इनफैक्ट मैं आप सही बोले कि FNO में आ गया और बैंक निफ्टी का भी पार्ट बन गया ये स्टॉक। बहुत बड़ी बात है हमारे तो जयपुर शहर के लिए। मतलब हम लोग तो वाकई में जयपुर से वैसे भी लिस्टेड कंपनियां कोई बहुत बड़ी नहीं है और उनमें से ये एक बहुत बड़ी कंपनी निकल गया और बैंक निफ्टी का पार्ट बनी है।
तो अपने आप में बड़ी बात है। बट यही मैं थोड़ा सा जो माइक्रो फाइनेंस और जो रूरल सेक्टर में जो ये सेकेंड वेव का जो इफेक्ट था उसकी वजह से थोड़ा इन दिनों में जिक्र करना बंद कर दिया था। और जनरली मेरा एक और चीज है कि एफएनओ में कोई स्टॉक आ जाए तो मेरा टारगेट पूरा हो गया कि हम तो एकदम छोटा सा स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर वहां से बात करते करते वो जब तक एफएनओ तक नहीं पहुंचे तब तक तो अपने रडार पे रहता है, और एफएनओ में पहुंचने के बाद तो वैसे ही सबके रडार पे आ जाता है और फुल फ्लेजेड टेक्निकल ट्रेडर्स और सारे लोग उस पर लूम पड़ते हैं। तो जनरली जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा मूव दिया है, तो फ्रेश खरीदारी की राय नहीं देते हुए थोड़ा नीचे आने पे लीजिए। बाकी कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक ये ज्यादा बढ़िया लगते हैं। बट यस, इट्स अ फैंटास्टिक क्वालिटी बैंक एंड ये भी अच्छा करेगी क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके की रीच और दूसरे करीब 10-11 स्टेट्स में और भी रीच को बढ़ा रहे हैं और ओवरऑल पूरी इंडिया अक्रॉस ये लोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। बट यस, लॉन्गर टर्म के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त आता हुआ दिख रहा है एक्शन पूरा का पूरा बाजार में। बजे हैं 3:29:30। ओके, तो अब हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा बढ़िया मार्केट थोड़ा और लंबा चल जाए, आज वैसे ही दिन है कि थोड़ा और लंबा चल जाए तो क्या हर्ज है। 35,900 के आसपास बंद होने की तैयारी बैंक निफ्टी की, 15,925 के आसपास बंद होने की तैयारी निफ्टी की, और सेंसेक्स 230 अंक मजबूत बंद हो तैयारी करता हो। तो शानदार खरीदारी के साथ बाजारों में भरपूर एक्शन आपके लिए। वाह, बहुत ही बढ़िया। 64 अंक मजबूत, 15,918 जो आपके सामने आखिरी प्राइस दिख रही है। एवरेज प्राइस थोड़ी सी ऊपर आएगी, 15,925-30 के ऊपर आएगी, ताकि जो 15,925 का स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर्स का क्लोजिंग बेसिस वाला वो ट्रिगर माना जाए। 35,894 पर बंद हुआ है निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आएगा ये क्लोजिंग प्राइस भी आपके लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस थोड़ी सी ऊपर आनी चाहिए। ये एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस आखिरी आधे घंटे में बाजार ने किस तरह का व्यू दिया, एवरेज वेटेड एवरेज प्राइस पर, वेटेड एवरेज वॉल्यूम जो होता है उसके बेसिस पर निकाली जाती है। आइए बढ़ते हैं आगे और बाजार बंद होने के बाद का एक्शन हमारे दर्शकों के लिए बता दूं। हाँ, उससे पहले कल मैंने आप लोगों को बोला था, काम भी दिया था कि वो शो देखा कि नहीं देखा है, तो बाकी लोगों ने तो नहीं भी देखा हो तो एक बार उन्हें छोड़ा जा सकता है। कुणाल जी, आपने देखा ना, क्योंकि आपके घर पे ज़्यादा काम आने वाला वो कि जो आजकल जो फूंक देकर खाना खिलाने वाला जो कॉन्सेप्ट आया है उसमें बताया गया, कल जो स्टडी की थी और आपको पूरा बताया था, देखा है कि नहीं, या फिर मैं वापस से वीडियो रिकॉर्डिंग भेजूं आपको? अनिल जी देखिए, आवाज कुछ साफ नहीं मिल रही है, कुछ पूछ रहे हैं अनिल जी? मुझे पता था आप स्कूल के ज़माने से ऐसे ही बच्चे रहे हैं कि होमवर्क कभी टाइम से पूरा नहीं किया। मुझे भी मालूम था। अच्छा, कल तो जबकि मैंने पूरा बोला था कि मैं कल पूछूंगा, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, जरूर आप किसी बेहतर और किसी बड़े काम में बिजी रहे होंगे। आइए, विदा लेने का वक्त है आप सभी का। ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन में हमारा साथ देने के लिए जैन साहब, जय ठक्कर, कुणाल जी, राकेश जी, श्रीकांत जी और सुमित जी, आप सबका दिल से धन्यवाद। कल सुबह हफ्ते के आखिरी दिन, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, कल शुक्रवार है, आखिरी दिन। दीप, ऐसा नहीं लग रहा है इस बार जल्दी आ गया फ्राइडे? थोड़ा ऐसा लग रहा है काम कम किया और फ्राइडे जल्दी आ गया, या मार्केट अच्छा था इसलिए ऐसी फीलिंग आ रही है? अनिल जी, मार्केट अच्छा होता है तो पूरा हफ्ता ही आसानी से निकल जाता है सर। जैसे आज आप भी कह रहे थे, लंबा आज सेशन हो जाता तो भी मजा वैसे ही आता सर। हाँ, अरे तो आपने एकदम खुल्लम खुल्ला एक्सेप्ट कर लिया कि इस हफ्ते काम कम किया है। चलिए, कोई बात नहीं, अगले हफ्ते ध्यान रखेंगे। इस बार अभी मुझे और दीप को इजाजत दीजिए, बने रहिए इसी बिजनेस पर। थैंक यू सो मच, नमस्कार, बाय बाय।